तो जिसको जो भी पूछना रहेगा बीच में पूछ सकते हो फ्रीली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग देखो टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे एसएपी ओवरव्यू, उस चीज को एसएपी ओवरव्यू। तो ओवरव्यू के अंदर हम लोग करने वाले हैं बेसिकली पहला काम की टाइप्स ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे। देन रोल ऑफ एसएपी कंसल्टेंट, कि हम करते क्या हैं, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। और इसी में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट की, कि ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। और हम लोग बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, सॉरी। हम लोग बात करेंगे यहाँ मास्टर डेटा की, मास्टर डेटा। देन यू हैव कॉन्फ़िगरेशन डेटा, एंड देन यू हैव ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे। चलो विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने सुन रखा होगा वैसे, केसीपी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट, सपोर्ट, राइट। एक होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। एक होता है आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट। पहले रोल आउट लिखता हूँ, चलो। रोल आउट प्रोजेक्ट। एक होता है आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट, सपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और भी होते हैं, एडवाइजरी होता है, ठीक है। तो वो शायद डिफरेंट चीज़ है। इनकी बात करते हैं पहले कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रोल आउट क्या है और सपोर्ट क्या है। देखो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि कंपनी में एसएपी फर्स्ट टाइम लग रहा है, वो एसएपी यूज नहीं करते हैं। इमेजिन करो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल पार्ले जी जो बिस्किट बनाती है, ठीक है। तो उन उन उन्होंने एसएपी नहीं यूज किया था, वो अपने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, दूसरे दूसरे अलग अलग मल्टीपल सॉफ्टवेयर। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एसएपी यूज करते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इतने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने के बजाय एक सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करो जो कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स में यूज हो जाए, राइट। सबको एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर यूज करे। तो उन्होंने एसएपी लगाने की सोची। तो पहले एसएपी पे नहीं था, अब एसएपी होने जा रहा है, राइट, यूज करने जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट टाइम उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। पहली बार एसएपी लग रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो एसएपी क्या है कि जर्मन कंपनी है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया। कंपनी को एसएपी लगानी है तो ऑब्वियसली लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। अब देखो काम कैसे होता है। ये सपोज करो कि मेरी कंपनी है, सम कंपनी, इमेजिन पार्ले जी, ठीक है। अभी उनके पास एसएपी है, ठीक है। आज से कुछ 8 साल पहले एसएपी नहीं था उनके पास। उन्होंने रिसेंटली एसएपी लगाया है। विले पार्ले में था मैं। तो पार्ले जी कंपनी हो गई, सपोज करो कि उनके पास एसएपी नहीं है, ठीक है। दे आर गोइंग फॉर एसएपी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या होगा, पहली बात कि एसएपी की लाइसेंस खरीदनी होगी एसएपी कंपनी से, ठीक है। एसएपी जो कंपनी है वो लाइसेंस देगी, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा एसएपी कंपनी से, उसका लाइसेंस लिया। उसके बाद क्या हुआ, एसएपी ले लिया लेकिन लगाएगा कौन। हमें तो नॉलेज है नहीं, हम तो बिस्किट बनाते हैं, राइट। तो पार्ले जी को वो एक्सपर्टीज है ही नहीं कि वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करना जाने, राइट। उनका काम है बिस्किट बनाना, दे आर एक्सपर्ट इन बिस्किट मेकिंग, दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ एसएपी, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये लोग बोलेंगे एक काम करते हैं, हम लोग किसी को हायर करते हैं जो लगाए, जो आके एसएपी हमारे कंपनी में इम्प्लीमेंट करे। तो अगर वो जाते हैं एसएपी के पास कि आप ही हमारा इम्प्लीमेंट कर दो, तो एसएपी क्या करती है, बहुत हैवी चार्ज करती है, ठीक है ना। लाइसेंसिंग कॉस्ट एक पार्ट हो गया, दूसरा एसएपी इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करती है एसएपी। तो एसएपी से मत लगवाओ, कंपनी बोलेगी पार्ले जी कि एसएपी से नहीं लगवाते हैं, लगवाते किसी और से जो कम में काम कर दे। तो कम में काम करने वाले कौन लोग हैं, ये हैं अपने टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, आईबीएम, एक्सेंचर, डिलॉयट, ठीक है। इस तरीके की सारी कंपनियां, ये सब क्या है, आईटी कंपनीज है, सर्विस बेस्ड, मतलब ये दूसरों के लिए सर्विस करती हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एम्प्लॉयज हायर करते हैं जिनको एक्सपर्टीज हो एसएपी में, और उनको बोलते हैं कि हम अब फिर बोलेंगे कि हम लोग एसएपी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, पार्ले जी क्या निकालेगा अपना, पार्ले जी निकालेगा आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। पार्ले जी भेजेगा आरएफपी।
RFP फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मतलब पाले जी ने बोला कि हमें एसएपी लगानी है, आप अपना अपना प्रपोजल भेजो। ठीक है। तो आरएफपी क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी कम से कम नहीं तो 40-50 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट होगा, छोटा मोटा नहीं, वेल रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, हमें क्या चाहिए, सब लिखा रहता है। तो वो ये सारी कंपनियां करेंगी, उसके लिए बिड करेंगी। ठीक है, ये अपना अपना रिप्लाई करेंगी, जिसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स, प्रपोजल रेस्पॉन्स। तो ये कंपनियां जो पार्ले जी को भेजेंगी, अपना रेस्पॉन्स भेजेंगी। ठीक है, तो इन कंपनियों ने अपना अपना रेस्पॉन्स भेजा, तो यहाँ मैं रेस्पॉन्स दिखा रहा हूँ इसको। दिस इज रेस्पॉन्स टू प्रपोजल। ठीक है, विच इज बेसिकली काइंड ऑफ कोटेशन, यू कैन से कि वो काइंड ऑफ रेस्पॉन्स इज बेसिकली कोटेशन। क्योंकि मांगा ही वही है, हमने हमने बोला कि हमें लगवाना है, आप कितना कितना चार्ज करोगे, बताओ क्या कैपेबिलिटी है आपकी और कितना चार्ज करोगे। तो इन कंपनीज ने दे सेंट देयर रेस्पॉन्स। ठीक है। रेस्पॉन्स क्या होगा? अगेन वो डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो अच्छा खासा 50-60 पन्ने का डॉक्यूमेंट होगा, जो वो भेजेगी पार्ले जी को कि हमारी ये एक्सपर्टीज है, हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम इतने बंदे लगाएंगे, इतने टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे और इतना चार्ज करेंगे। राइट, वो सब लिखा रहेगा। अल्टीमेटली पार्ले जी एनालाइज करेगी और किसी को फाइनल करेगी। ठीक है। सपोज करो किसी को फाइनल किया, लेट्स सपोज उन्होंने टीसीएस को फाइनल कर लिया कि चलो टीसीएस को हम लोग दे देते हैं प्रोजेक्ट। राइट, टीसीएस को हमने दे दिया प्रोजेक्ट कि टीसीएस विल बी आवर पार्टनर जो एसएपी इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है। तो ये क्या, मेरा एसएपी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। ठीक है, पार्ले जी का इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हो गया टीसीएस जो एसएपी इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये सारे कंपनीज जिन्होंने जो एसएपी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कंपनीज क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है ये सारे के सारे। इनमें से जो शॉर्टलिस्ट होगा उसको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो टीसीएस को सपोज करो प्रोजेक्ट मिल गया, तो ये प्रोजेक्ट गया टीसीएस को, अब टीसीएस जो होगी वो पार्ले जी के अंदर एसएपी को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है। तो एसएपी का पहले उन्होंने लाइसेंस खरीदा है, तो दिस इज लाइसेंस। ठीक है। लाइसेंस लेने के बाद पार्ले जी क्या करेगा, उनको एसएपी लाइसेंस तो मिल गया है, तो एसएपी सॉफ्टवेयर क्या है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आप ऑनलाइन जाते हो डाउनलोड कर लेते हो माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए की लगता है जहाँ पे पेमेंट करना होता है। राइट, तब वो की मिलता है और जैसे की डालोगे अपने सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ही एसएपी का भी है, आप उसको डाउनलोड तो कर सकते हो। राइट, बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर रहेगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस आपको एसएपी से खरीदनी पड़ेगी। तो कंपनी ने खरीद लिया, उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला, टीसीएस को प्रोजेक्ट दे दिया। अब टीसीएस क्या होगी, टीसीएस यहाँ पे काम स्टार्ट करेगी, तो टीसीएस क्या करेगी, टीम बनाएगी। राइट, सबसे पहले जो हायर होगा बंदा वो होगा प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जिसका काम होगा इस प्रोजेक्ट को लीड करना कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो हमारा एसएपी। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, अपना टीम बनाना स्टार्ट करेगा। चीजें यहीं से स्टार्ट होती है, प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर टीम बनाना स्टार्ट करता है। तो उसको कौन कौन सी टीम चाहिए, उसको चाहिए एक फाइनेंस की टीम चाहिए, उसको चाहिए मटेरियल एमएम की टीम चाहिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की टीम चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग की टीम चाहिए, एबैप की चाहिए, राइट, बेसिस की टीम चाहिए। इस तरह से उसको अलग अलग टीम चाहिए, जीआरसी चाहिए सिक्योरिटी वाली। ठीक है। तो फिर टीम में सबसे पहले वो टीम लीड चूज करेगा कि इसको इस टीम को लीड कौन करेगा। तो लेट्स से उसने टीम लीड हायर किया, टीम लीड। ठीक है, तो मैं सब जगह टीम लीड लिख दे रहा हूँ, हर टीम का एक टीम लीड होगा। ये टीम लीड थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा होगा, ठीक है, ताकि वो टीम को लीड करने की नॉलेज रखता हो। तो कह सकते हो कि उसको 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। फिर टीम में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीड मिलकर डिसाइड करेंगे, और फिर हायरिंग होगी, मतलब बंदों को इंटरव्यू लेकर के वो टीम में डालेंगे। तो फाइनेंस टीम में सपोज करो जो भी आ रहे हैं, पर्सन 1 पर्सन 2 ये सब जूनियर रिसोर्सेज हैं, पर्सन 3 पर्सन 4, 5 लोग फाइनेंस टीम में आ गए। मटेरियल में सपोज करो 3 लोग आ गए। ठीक है। लेट्स एज्यूम कि सेल्स में आ गए, सेल्स में हमेशा बड़ी टीम होती है, सेल्स में सपोज करो पर्सन 6 पर्सन 7। सेल्स की टीम हमेशा बड़ी होती है, सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सेल्स का, क्योंकि उसी से कंपनी चलती है। प्रोडक्शन प्लानिंग सपोज करो 2 लोगों की टीम आ गई। एबैप में ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, सपोज करो 5 लोग हो गए। जो भी चेंजेस करना है एबैप टीम करती है, कोडिंग वाले चेंजेस। बेसिस मतलब होता है सिस्टम एडमिन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैंने सर्वर खरीद लिया। ठीक है, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, मुझे एसएपी लगानी है, इमेजिन करो एसएपी सॉफ्टवेयर बिठाना है अपनी कंपनी का। तो मैंने 10 लाख का सर्वर खरीद लिया, सर्वर ला के यहाँ रख दिया। ठीक है।
सर्वर इज देयर, लेकिन उसको कॉन्फ़िगर कौन करेगा, एसएपी इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है मेरे पास, सर्वर है मेरे पास, लेकिन मुझे थोड़ी आता है उसको लगाना। ना मुझे सर्वर को हैंडल करने की नॉलेज है, ना मुझे डेटाबेस की नॉलेज है, ना मुझे यूनिक्स की नॉलेज है, ना मुझे कर्नल की नॉलेज है, राइट? ना मुझे एसएपी सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं थी उसकी नॉलेज है, राइट, टेक्निकल। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी बंदे को हायर करूंगा और बोलूंगा कि देखो मेरा सर्वर है, मेरा लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तुम इसमें लगा दो, इम्प्लीमेंट कर दो, राइट? उसमें कॉन्फ़िगरेशन बाद में होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर पहले चला तो दो उसमें, एक बार वो ओपन तो होने लगे, राइट? तो वो जो बंदा रहेगा वो क्या है, वो एडमिन रहेगा, बेसिस का बंदा रहेगा, जिसको ये नॉलेज रहेगी कि सॉफ्टवेयर में, जिसको डेटाबेस की नॉलेज रहेगी, राइट? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं उसकी नॉलेज रहेगी। तो बेसिस इज काइंड ऑफ एडमिन, ठीक है, ही इज अ एसएपी एडमिन। तो वहाँ पे एसएपी एडमिन के भी बंदे चाहिए, क्योंकि कल को आपका सपोज करो कि सॉफ्टवेयर बहुत धीमा हो गया, ठीक है, इट्स वेरी स्लो। तो इतना स्लो हो गया तो ऑब्वियसली बिजनेस विल बी स्टक। जो रिपोर्ट आपको हार्डली 2 सेकंड में मिलनी चाहिए थी उसमें 20 मिनट लग रहा है, राइट? चीजें बहुत धीमे हो रही हैं, तो यू विल नॉट बी हैप्पी। तो आपको क्या चाहिए, आपको फास्ट करना है। फास्ट करना तो है, लेकिन करेगा कौन, नॉलेज किसके पास है, बेसिस के पास है। बेसिस जाके देखेगा कि स्लो क्यों है, क्या वो रैम का इशू है, क्या वो डेटाबेस में कहीं कुछ हो रहा है, मल्टीपल डेटाबेस में लॉक हो गया है, या फिर वो कुछ हमारा अपग्रेड मिसिंग है कि हमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, नया वर्जन आ गया है, राइट? एसएपी ने नया वर्जन लॉन्च किया है। तो ये सारे काम कौन करेगा, बेसिस टीम। तो बेसिस टीम इज सिस्टम एडमिन, तो उसकी भी टीम रहेगी एक, ठीक है, जो लोग उसको सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेंगे, सॉफ्ट सर्वर को मेंटेन करेंगे। जीआरसी होती है, जीआरसी का मतलब है रिस्क, ठीक है, गवर्नेंस, गवर्नेंस एंड रिस्क कंट्रोल, बेसिकली सिक्योरिटी टीम। क्योंकि कंपनी के अंदर एक्सेस मिलता है एज पर योर रोल। अगर आप अकाउंट्स पेएबल में हो, ठीक है, अकाउंट्स पेबल में भी देखो आपके पास दो बंदे हैं, एक जो इनवॉइस को पोस्ट करता है, वेंडर इनवॉइस को, दूसरा जो पेमेंट करता है। एक ही इंसान को दोनों रोल नहीं हो सकता, ठीक है ना? अगर आप इनवॉइस कर रहे हो तो आपको पेमेंट का एक्सेस नहीं होना चाहिए, कि नहीं तो क्या होगा, फ्रॉड हो जाएगा। मैं कोई बड़ा सा इनवॉइस पोस्ट कर दूं और खुद ही उसका पेमेंट भी मार दूं, राइट? सामने वाले वेंडर को उसका 1 लाख का बिल था, मैंने उसको 1 करोड़ पे कर दिया। मैंने इनवॉइस मार दिया 1 करोड़ का और पेमेंट भी मैंने कर दिया, और बाहर जाके मैंने बांट लिया, राइट? इतना तेरा इतना मेरा। तो हमेशा सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है, ठीक है, रोल के हिसाब से एक्सेस मिलता है। एक्सेस देता कौन है, एक्सेस देगा जीआरसी टीम, जो कि सिक्योरिटी टीम है बेसिकली, ठीक है। तो एक टीम रहेगी उसकी भी, जो लोग कंट्रोल्ड एक्सेस देंगे, किसको क्या एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है ना? कोई बंदा सेल्स में है तो उसको बैलेंस शीट और पीएनएल का एक्सेस नहीं दोगे आप, कि वो बैलेंस शीट देख ले, वो सेल्स में है, उसको सेल्स के रिपोर्ट का एक्सेस दो, जो उसके काम का है, राइट? कोई अबाप का बंदा है, या सपोज करो कोई मटेरियल का बंदा है, बिजनेस साइड से मटेरियल डिपार्टमेंट का है, तो मटेरियल डिपार्टमेंट के बंदे को आप अपना ये रिपोर्ट नहीं दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, उसके काम का नहीं है। उसको इन्वेंट्री का रिपोर्ट चाहिए, कि मार्केट स्टॉक कितना पड़ा है गोदाम में, उसका रिपोर्ट चाहिए, राइट? तो जीआरसी टीम इज टू डू विथ सिक्योरिटी या फिर एक्सेस मैनेजमेंट। बेसिस टीम है सिस्टम एडमिन। कभी सॉफ्टवेयर स्लो हुआ तो आप बेसिस को पकड़ते हो, राइट, एडमिन को पकड़ते हो कि ठीक करो। हम लोग भी करते हैं ऑफिस में, जब लैपटॉप में कुछ इश्यू आता है, नहीं चल रहा है, तो फिर एक टिकट रेज करते हैं बेसिस, मतलब एडमिन को। एडमिन रिमोट एक्सेस लेता है और ठीक करता है, राइट? तो वैसे ही एसएपी में भी है। सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आया है, सर्वर रिलेटेड, स्पीड रिलेटेड, राइट, परफॉर्मेंस रिलेटेड, तो सब बेसिस के पास जाता है। अबैप का मतलब होता है कोडिंग वाला बंदा। अबैप इज कोडिंग, ठीक है। एसएपी सॉफ्टवेयर जो है उसके पीछे जो होती है कोडिंग होती है। इनफैक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग होती है, राइट? आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठाओ, उसके बैकएंड में कोड लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो एसएपी सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग लैंग्वेज है वो है अबैप, एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो होता क्या है कि एसएपी सॉफ्टवेयर तो बना बनाया आ गया आपके पास, आप उसको यूज करो। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप जो चाहते हो वो एसएपी में नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बना बनाया दिया है तो वो अक्रॉस द वर्ल्ड सबके लिए बनाया है। अब सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। अगर मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हूँ मैं, या फिर कोई दूसरा केमिकल कंपनी है वो, या कोई तीसरा शू मेकिंग कंपनी है वो, या फिर चौथा कोई लेट्स से वीडियो गेम पार्लर कंपनी है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, राइट? एक ही सॉफ्टवेयर सबके लिए फिट नहीं बैठेगा, सबको अपने अपने हिसाब से चेंजेस कराने पड़ेंगे, मतलब कोड चेंजेस कराने पड़ेंगे। जो भी चेंजेस होंगे वो कोड के थ्रू होंगे। तो कोडिंग जो लोग करते हैं उनको बोलते हैं एसएपी एबैप कंसल्टेंट, ठीक है। तो बिजनेस में बहुत बार होता है कि हमें कोडिंग करानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एसएपी ने 10 रिपोर्ट बना के दे दी है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट,
जब मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड, उसका मतलब होगा एसएपी ने पहले से बना के दिया, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है ना, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट करता है, एसएपी ने ही दे दिया है बना के, दैट इज स्टैंडर्ड एसएपी रिपोर्ट। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, मुझे रिपोर्ट में ऐसा ऐसा चाहिए जो कि एसएपी से नहीं मिल रहा है, राइट। तो उस केस में मुझे रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी, राइट, मुझे अपना खुद का एक सेपरेट रिपोर्ट बनवाना है। तो उस केस में फिर कोडिंग लगेगा, तो अब आपके बंदे चाहिए होंगे आपको चेंजेस करने के लिए। पीपी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। एसडी मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एमएम मतलब मटेरियल मैनेजमेंट, और फाइनेंस अपना फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, राइट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो करेगा वो टीम लीड निकालेगा, टीम लीड जो है फिर वो टीम बनेगा, बंदों का इंटरव्यू लिया जाएगा, टीम बना जाएगा। तो जब ये टीम फाइनल हो जाएगी, लेट्स से दिस इज माय प्रोजेक्ट टीम, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट टीम। ये फाइनल हो गया प्रोजेक्ट टीम। सॉरी, इसको बॉक्स में रखता हूँ इसमें। ठीक है, दिस इज माय प्रोजेक्ट टीम। ये तो हो गया आपका आईटी टीम, वेंडर का, राइट। पार्ले जी के लिए टीसीएस क्या है, वेंडर है। ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बोलो या आईटी वेंडर बोलो, पार्ले जी का आईटी वेंडर हो गया टीसीएस, और टीसीएस ने ये टीम बनाई। ये सारे एम्प्लॉयज टीसीएस के हैं। ठीक है। अब क्या है कि टीसीएस को बंदों को एक टीम तो बन गई, चीजें स्टार्ट कहाँ से होगी। सबसे पहले एक वो होगा, किक ऑफ मीटिंग होगा। ठीक है ना, सबसे पहले एक किक ऑफ मीटिंग होता है हमारा। ध्यान से सुनना, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि काम जैसे होता है ऑफिस में वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, टीम बनाने के बाद आपका आता है किक ऑफ मीटिंग। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। किक ऑफ मीटिंग मतलब प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर रहे हो, किक ऑफ कर रहे हो। तो एक मीटिंग होती है जिसमें सब लोग प्रेजेंट होते हैं, और उस मीटिंग में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं पूरी टीम को कि ये टीम है जो काम करेगी। ठीक है। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है कि कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कब प्रोजेक्ट किस फेज में जाएगा, उसका गो लाइव डेट क्या है, राइट। सब कुछ किक ऑफ मीटिंग में होता है। तो सबसे पहला होता है किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग में डिस्कस होता है सबसे पहले टीम, प्रोजेक्ट टीम क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट टीम मतलब ये वाली टीम हो गई आईटी साइड से, टीसीएस की साइड से, आईटी साइड से। उसके बाद ये जो बंदे हैं ये तो टीसीएस के हैं, अब इनको क्या पता पार्ले जी में क्या बिजनेस हो रहा है। हम जानते हैं बिस्किट बनाते हैं, इतने इतने फेमस है, लेकिन एग्जैक्टली कितने प्लांट है, कितने गोदाम हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, कौन अप्रूवल देता है, वो सब हमें नहीं पता, राइट। वो तो बिजनेस ही बताना चाहिए। तो होगा क्या कि हमें जब इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज करो हमें फाइनेंस के हैं और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कहाँ से मिलेगा इन्फॉर्मेशन, सपने थोड़ी आएंगे। सो वी हैव टू गो एंड आस्क ओनली पार्ले जी कि आप बताओ कि आपकी कंपनी में ये क्या है, राइट। क्या फॉलो करते हो आप, कैसे करते हो आप, हमें इन्फॉर्मेशन दो। कितने आपके कस्टमर्स हैं, कितने वेंडर्स हैं, पेमेंट कब करते हो आप, वीकली करते हो कि बाई वीकली करते हो कि मंथली करते हो, आपके पेमेंट टर्म्स क्या हैं, आप 30 दिन में पे करते हो या इमीडिएटली पे करते हो, आप एक्सपोर्ट भी करते हो क्या या सारा डोमेस्टिक ही है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा हमें, पार्ले जी ही देगा, राइट। अब पार्ले जी में सपोज करो कि एम्प्लॉयज तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट में सबको तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर बिजनेस कौन चलाएगा, राइट। तो पार्ले जी क्या करेगी, पार्ले जी अपने फाइनेंस टीम में से एक बंदे को, ठीक है, असाइन कर देगी। तो बिजनेस फाइनेंस बोलेंगे उसको, बिजनेस फाइनेंस, वो बिजनेस साइड से है, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। ठीक है ना, ये जो था ये आईटी फाइनेंस है, दिस इज एफआईसीओ फाइनेंस बट आईटी साइड। और ये जो बंदा होगा वो पार्ले जी बिजनेस साइड से और उनकी फाइनेंस टीम का है। उसमें से जो एक बंदा होगा, किसी एक को वो असाइन कर देंगे इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि पूरी टीम को इन्वॉल्व कर लेंगे तो बिजनेस ही बढ़ जाएगा, राइट। सब लोग इसी में परेशान हो जाएगा, तो किसी एक बंदे को बोल देंगे कि तुम बनोगे फाइनेंस के सुपर यूजर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनेंस का बिजनेस यूजर या फिर सुपर यूजर, या फिर हम बोलते हैं एंड यूजर, राइट। तो दिस इज द बिजनेस फाइनेंस यूजर, या फिर बिजनेस यूजर बोलो या सुपर यूजर बोलो। ठीक है, सिमिलरली वो एमएम का एक बंदा देगा, पार्ले जी में जो मटेरियल डिपार्टमेंट होगा, मटेरियल डिपार्टमेंट में जो एक बंदा होगा किसी एक को लगा देगा वो, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस साइड से मटेरियल, बिजनेस मटेरियल टीम से एक बंदा।
ठीक है, तो ये सब हर डिपार्टमेंट से एक एक बंदे क्या हो जाएंगे, हमारे सुपर यूजर, जिनका काम क्या है, इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करना, साथ ही साथ जो भी इनपुट चाहिए आईटी टीम को वो देना। अगर आईटी फाइनेंस टीम कुछ मांग रही है तो किससे मांगेगी, इससे मांगेगी। मटेरियल टीम कुछ मांग रही है, किससे मांगेगी, इससे मांगेगी। राइट, अपने अपने डिपार्टमेंट में कनेक्ट करो आप लोग, बंदे असाइन हो गए हैं। तो ये जो है ये बिजनेस टीम हो गई प्रोजेक्ट की। तो जब हम यहाँ पे बोलते हैं प्रोजेक्ट टीम, तो वहाँ पे दोनों टीम का इंट्रोडक्शन होता है कि बिजनेस साइड से कौन रहेगा फाइनेंस के लिए, बिजनेस साइड से कौन रहेगा मटेरियल के लिए, आईटी साइड से कौन रहेगा फाइनेंस के लिए, मटेरियल में कौन रहेगा फाइनेंस के लिए, आई मीन आईटी के लिए। राइट, तो पूरी टीम वहाँ पे हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर डिस्क्लोज करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आता है टाइमलाइंस। टाइमलाइंस मतलब है, ये प्रोजेक्ट का एक होना चाहिए ना कि इस दिन से स्टार्ट होगा और इस दिन कंप्लीट होगा। और इन बिटवीन बहुत सारे फेजेस होते हैं कि हमारा स्टेजेस है कि पहला स्टेज हमारा कंप्लीट होना चाहिए 3 महीने में, दूसरा स्टेज कंप्लीट होना चाहिए 6 महीने में, तीसरा स्टेज कंप्लीट होना चाहिए तब, टेस्टिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ से यहाँ तक में, राइट, गो लाइव हो जाना चाहिए इस डेट पे। वो सब टाइमलाइन यहाँ पे डिस्क्लोज होता है कि हम लोग ये टाइमलाइन लेके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है वो, हमारा कुछ काम नहीं रहता वहाँ पे। तो टीम इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे आप रहते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, फिर टाइमलाइन होता है। फिर वहाँ पे मतलब सब लोग अपना अपना एक्सपेक्टेशन जो हाई लेवल पे रहता है वो लोग अपना बताते हैं। फिर किक ऑफ मीटिंग हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट। किक ऑफ मीटिंग मतलब हाँ ठीक है स्टार्ट हो गया है, सबको अनाउंसमेंट कर दिया गया है, सबको ईमेल आ गया है कि वी आर स्टार्टिंग सो एंड सो प्रोजेक्ट, दिस इज द टीम मेंबर, दिस इज द टाइमलाइन, सबको ईमेल आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब, किक ऑफ हो गया, देन थिंग्स विल स्टार्ट। अगला आता है वर्कशॉप। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा कि बंदे वर्कशॉप के लिए ऑन साइट गए हैं, राइट, क्लाइंट लोकेशन पे गए हैं, कहीं किसी दूसरी ऑन साइट पे गए यूएस यूके में, तो वो लोग जाते हैं वर्कशॉप अटेंड करने। ठीक है, तो वर्कशॉप में क्या होता है, तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो वर्कशॉप में जो मैंने बोला कि हम लोग पूछ के लेते हैं कि बिजनेस से कि आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या, और वो समझने के लिए हमें उनके पास फेस टू फेस मीटिंग करना होता है। तो वर्कशॉप जो होता है नॉर्मली 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का ही होता है, 1 और 2 वीक, ठीक है, मैक्सिमम 2 वीक से ज़्यादा नहीं होता। और उसमें क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग जाते हैं क्लाइंट लोकेशन पे, और फेस टू फेस बिजनेस के साथ मीटिंग होती है, और हमें उनकी पूरी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है कि उनका रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या। राइट, और वर्कशॉप का पर्पस होता है पूरा समझ के लो, ठीक है, जितने भी सवाल है, तो बहुत लंबी होती है, डेली के कुछ 8-8 घंटे की मीटिंग्स रहती है, 4 घंटा मीटिंग, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटे मीटिंग, और ये चलता है आपके 10-15 दिन तक, 10 दिन मान लो, एक हफ्ते में 5 दिन, दूसरे हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, ऐसा, तो 10 दिन ऑलमोस्ट चलेगा। और उसमें क्या होता है कि हर टीम, जैसे फाइनेंस की टीम हो गई, तो फाइनेंस में टीम लीड और ये सब जो है इसके साथ बैठेंगे जो फाइनेंस का बिजनेस यूजर है। ठीक है, एक एक रूम मिल जाएगा, उस रूम में केवल फाइनेंस टीम बैठेगी, बिजनेस का पर्सन और आईटी का पर्सन, और आईटी वाला सब पूछ के लेगा उनसे कि क्या रिक्वायरमेंट है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन करता रहेगा। तो वर्कशॉप जब खत्म होगा तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट, स्कोप। ठीक है, कि एग्जैक्टली है क्या, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपके कितने कंपनी है, कितनी सब्सिडरी है, राइट, कितने एम्प्लॉयज हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इंपोर्ट करते हैं कि नहीं, राइट, पेमेंट क्या है, सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंट होता है। वर्कशॉप जब कंप्लीट होगा, राइट, तो उसका आउटपुट ये होता है कि मेरे पास रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो चुकी है। वर्कशॉप का मतलब होता है रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करना, नाउ इट इज फाइनल कि हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को हायर किया और बोला कि मेरे लिए वेबसाइट बनाओ। अब मेरे लिए वेबसाइट बनाओ तो उसको सबने थोड़ी आएंगे एग्जैक्टली बनाना क्या है वो तो बताओ, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, राइट, तो वो बोलेगा ना कि सर मीटिंग सेट कर रहा हूँ आप आओ, एंड वी विल डिस्कस कि एग्जैक्टली क्या बनाना है। फिर मैं उसको बताऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, वहाँ पे वो चाहिए, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन चाहिए, यहाँ रिपोर्ट चाहिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट दूंगा मैं, फिर वो बताएगा क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्या अच्छा लगेगा। तो वो भी एक वर्कशॉप ही हो गया। राइट, सिमिलरली यहाँ पे भी है वर्कशॉप कि हम बिजनेस से रिक्वायरमेंट लेते हैं और उनको बताते हैं कि क्या फिजिबल है, क्या नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। तो वहाँ पे एक्सपर्ट चाहिए, वहाँ पे फ्रेशर्स नहीं होंगे। तो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, बिजनेस वर्कशॉप, एक्सपर्टीज चाहिए होता है, तो जो भी 10-15 साल एक्सपीरियंस होता है वही जाता है। ये 4-5 साल वाले नहीं जाते हैं, ठीक है ना, फ्रेशर नहीं जाता है, सीनियर लोग जाते हैं, क्योंकि बिजनेस से डिस्कस करना है। और बिजनेस क्या होता है, 25 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा वहाँ बैठा है, राइट, 20 साल 30 साल वो बिजनेस में ही काम कर रहा है, छोड़ा ही नहीं उसने।
वो फ्रेशर से बात करना पसंद भी नहीं करेगा, राइट? नॉलेज भी इशू रहेगा, दूसरा पसंद भी नहीं करेगा। तो एक्सपीरियंस बंदे भेजते हैं जिनको नॉलेज भी है और वो उस लेवल पे भी है कि बात कर सके। तो वर्कशॉप का आउटपुट आ गया कि हमारी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो चुकी है, तो अब काम स्टार्ट होगा। तो काम क्या होगा? काम का स्टेज होता है अपना कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। वर्कशॉप के बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और यही वो जगह है जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। हम ये सीखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन कि एसएपी में सेटिंग्स कैसे करते हैं। अगर बिजनेस ने कोई रिक्वायरमेंट दे दिया तो उसकी सेटिंग किधर है, राइट? बिजनेस ने इसको फाइनलाइज हो गया, सीनियर लोगों ने इसको फाइनलाइज कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन बना दिया पूरा। वो आपको, फिर जो सीनियर लोग होते हैं ना वो जूनियर्स को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीम लीड गया, टीम लीड था 12-15 साल एक्सपीरियंस, टीम लीड गया, डिस्कस किया, फाइनलाइज हो गया पूरा। अल्टीमेटली वो अपनी टीम को बताएगा ना कि करना क्या है। तो फिर टीम लीड आकर के मीटिंग करता है, अपनी टीम को बताता है कि देखो ये डॉक्यूमेंट है, हमें ये चीजें करनी है। ठीक है। और टीम लीड तो पूरा डिस्कस करके आया, तो ही विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो पूरा बताएगा आपको कि देखो हमें ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, राइट? सबको टास्क देगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। और वहां आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स करना। ठीक है, ध्यान से सुनना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग्स करना, उसको अपने हिसाब से बनाना। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो तो कॉमन है। ठीक है, वो तो अक्रॉस ग्लोब सबके लिए बनाया गया है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है मुझे उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप कस्टमाइजेशन भी समझ सकते हो, कस्टमाइज करो, कन्फिगर करो, या फिर सेटिंग करो, एक ही बात है। ठीक है ना? सेटिंग करो। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जब भी कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ऑब्वियसली हमने जो किया है उसकी टेस्टिंग होगी, अगला स्टेप। तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लंबा होता है, जैसे वर्कशॉप मैंने बोला 2 वीक्स। ठीक है, उससे ऊपर नहीं होता है, कभी कभी 1 ही वीक होता है। हम लोग जाते हैं, लेट्स से सैटरडे को निकले या फ्राइडे को निकले, सैटरडे को पहुंच गए, संडे आराम किया, मंडे से वर्कशॉप, फिर वहां पे फ्राइडे नाइट को खत्म किया, सैटरडे को वापस फ्लाइट, और संडे को इधर। राइट, कभी कभी एक ही वीक का होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन पे गए। कॉन्फ़िगरेशन लंबा चलता है, फॉर एग्जांपल ये हुआ 2 मंथ्स का। ठीक है, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा भी चला जाता है। जैसे 3 मंथ्स का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, आप अपनी अपनी सेटिंग कर रहे हो। तो क्या क्या सेटिंग होगी कॉन्फ़िगरेशन में? फाइनेंस वाला सेटिंग करेगा, एमएम वाला अपना सेटिंग करेगा, एसडी वाला अपना, सब अपना अपना रिक्वायरमेंट लेके आए हैं। मटेरियल वाला जो है बिजनेस मटेरियल से बात करके आया है। तो सब अपने अपने सिस्टम में चेंजेस करेंगे। एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सब किया अपना अपना। फिर क्या है कि सॉल्यूशन तो आपने बना लिया, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो अगला स्टेप आता है टेस्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है टेस्टिंग, कि आप उसको टेस्ट करते हो। और उसको मैं इसको बोलूंगा आईटी टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग में 2-3 पार्ट है। पहला मैं बोल रहा हूँ आईटी टेस्टिंग। आईटी टेस्टिंग का मतलब है कि आईटी टीम टेस्ट कर रही है। आईटी टीम मतलब कौन? टीसीएस वाली टीम यहाँ पे इस एग्जांपल में। तो टीसीएस टीम पहले खुद ही टेस्ट करेगी कि हमने जो बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं, राइट? परचेज ऑर्डर क्रिएट हो रहा है कि नहीं, गुड रिसीट हो रहा है कि नहीं, इनवॉइस पोस्ट हो रहा है कि नहीं, पेमेंट हो रहा है कि नहीं, राइट? डॉक्यूमेंट्स हमारे फाइनेंस के बन रहे हैं कि नहीं, रिपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। पहले तो आईटी टीम खुद ही टेस्ट करेगा। जब आईटी टीम को लगेगा हाँ यार सब कुछ वर्किंग है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तब वो बिजनेस को बोलेगा अब आप टेस्ट करो। ठीक है ना? तो पहले आईटी टेस्टिंग आएगी, उसके बाद फिर आएगी बिजनेस टेस्टिंग। तो आईटी टेस्टिंग नॉर्मली हम लोग एक हफ्ते में खत्म कर लेते हैं, अपनी इंटरनल टेस्टिंग उसको बोलते हैं आईटी टेस्टिंग। और फिर हम जाते हैं बिजनेस के सामने, बिजनेस को फेस करने के लिए। तो बिजनेस जब टेस्टिंग करेगा तो उसको हम बोलते हैं यूएटी। यूएटी स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ठीक है, दिस इज यूएटी। तो अब क्या है, यूजर मतलब बिजनेस यूजर, एक्सेप्टेंस टेस्ट मतलब वो टेस्ट करेगा हमारे सॉल्यूशन को, और अगर उसे ठीक लगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर लगता है कि नहीं कुछ तो काम नहीं कर रहा है, कुछ फट रहा है, तो ही विल रिजेक्ट। राइट, वो बोलेगा नहीं ये इशू है, दिस सॉल्यूशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहा है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो आईटी टेस्टिंग किया। अब आईटी टेस्टिंग में भी दो चीजें हैं, एक होता है यूनिट टेस्टिंग और एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आईटी टेस्टिंग में 2 पार्ट है, something called unit testing and something is called integration testing. This is my unit testing and this is my integration testing. ठीक है,
यूनिट टेस्टिंग का मतलब है कि हम एक यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ अपना पीस टेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने बनाया है। प्रोजेक्ट टीम में यार 25 लोग काम कर रहे हैं, 30 लोग काम कर रहे हैं, मैं पहले अपना टेस्ट करूंगा कि मैंने जो किया है वो काम कर रहा है कि नहीं। राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन का मतलब है कि सबका एक साथ चेक करो आप। सबने अपना अपना टेस्ट कर लिया, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। मैंने अपना टेस्ट कर लिया, पर्सन 4 ने अपना कर लिया, पर्सन 6 ने अपना कर लिया, FI टीम ने अपना किया, MM ने अपना किया, सब अपना अपना टेस्ट किया, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का मतलब सबको एक साथ, जैसे परचेज ऑर्डर बन रहा है तो वहाँ पूरा सब एक साथ होना चाहिए। MM का भी, FI का भी, सब कुछ एक साथ टेस्ट होगा कि पूरा प्रोसेस चल रहा है कि नहीं। मेरा जो बिजनेस प्रोसेस है कि मैं कस्टमर से ऑर्डर लेता हूँ, फिर मैं डिलीवर करता हूँ, डॉक्यूमेंट बनता है, फाइनेंस में पोस्ट होता है, फिर मैं बिलिंग करता हूँ, SD वाला बिलिंग करता है, फिर फाइनेंस में डॉक्यूमेंट बनता है, फिर कस्टमर पे करता है, फाइनेंस में डॉक्यूमेंट बनता है। तो SD का काम हो रहा है कि नहीं, मटेरियल का काम हो रहा है कि नहीं, लॉजिस्टिक्स का काम हो रहा है कि नहीं, फाइनेंस का काम हो रहा है कि नहीं, सब इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम इस ठीक से समझना पहले यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है। जैसे मैंने बाइक खरीदी थी 2015 की बात है। तो मैंने एवेंजर बाइक ली थी, और बाइक लेके आया, और बाइक में क्या है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और आधे 1 घंटे चलाने के बाद अगर आपने बाइक बंद कर दी तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही है ना। पहली बार में स्टार्ट किया, स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन 1 घंटा चलाने के बाद अगर आपने बाइक बंद कर दी तो वो अगले 30 मिनट तक स्टार्ट नहीं होगा। 30 मिनट के बाद ट्राई करोगे फिर हो जाएगा स्टार्ट ना। तो ये कई बार प्रॉब्लम आया, तो फिर मैंने दुकान पे गया, मैं बोला मैं कि भाई तुम्हारा तो फॉल्टी है, नया नया लेके आया हूँ और वो बंद हो जा रहा है। तो फिर वो बोला ठीक है सर, लाओ हम टेस्ट करते हैं। अब क्योंकि नया ही लेके गया था, 2 ही दिन हुआ था, राइट। तो उसने फिर अपना मैंने दे दिया उसको टेस्ट करने को, करो। तो फिर वो बोला कि सर उसमें क्या हो रहा है कि इंजन में कोई पार्ट है, और इंजन में बहुत सारे पार्ट है, उसमें से एक कोई पार्ट है जो गर्म होने के बाद करंट पास नहीं कर रहा है ना। तो अगर चलाते चलाते वो गर्म हो जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम बंद किया तो वो तो गर्म ही है। दोबारा आप प्रेस करोगे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, अब वो करंट पास ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो गर्म हो गया। जब वो ठंडा हुआ तब पास कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि अलग अलग कंपोनेंट को टेस्ट किया तो वो चल रहा था, राइट। आपने जब उस पार्ट को टेस्ट किया कि करंट पास हो रहा है कि नहीं, तो वो कर रहा है पास। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग फेल हो गया। जब पूरी बाइक चल रही है तब वो हीटअप हो जा रहा है, तब वो फेल हो जा रहा है, राइट। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट सब काम कर रहे थे, वो पार्ट भी काम कर रहा था। आपने उसको अलग से टेस्ट किया, काम कर रहा है वो। लेकिन जब पूरी बाइक चल रही तो मालूम पड़ा वो हीटअप हो रहा है और फिर बंद हो जा रहा है वो। तो यही चीज सॉफ्टवेयर में भी है, अपना अपना काम सबका हो रहा है, लेकिन जब पूरी चीजों को एक साथ हम देखने गए तो वो इशू दे रहा है, तो वो बंद हो जा रहा है, राइट। मतलब काम नहीं कर रहा है, फट रहा है, फेल हो रहा है। तो वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो बिजनेस को फेस करने से पहले, बिफोर रीचिंग बिजनेस कि आप टेस्ट करो, हम खुद टेस्ट करते हैं। पहले हर टीम अपना अपना टेस्ट करे, हर बंदा अपना अपना टेस्ट करे, और फिर पूरी टीम एक कॉमन मीटिंग पे आती है। एक मीटिंग शेड्यूल होता है हमारा, 4 घंटे का सपोज करो। और उसमें सब टीम ज्वाइन करती है, फाइनेंस की, SD की, MM की, PP की, सब सब ज्वाइन करते हैं। और वहां पे हम लोग टेस्ट को रन करते हैं। स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। हर टीम अपना अपना रन करेगी वहीं स्क्रीन पे ही, स्क्रीन शेयर पे। और लास्ट तक जाते हैं, जो भी 15-20 स्टेप है पूरा रन करेंगे हम। हर एक सिनेरियो को रन करेंगे, राइट। देखेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, देन वी गो टू बिजनेस, और फिर हम बोलते हैं कि UAT करो आप। क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है तो हम बिजनेस को बोलते हैं अब नाउ यू कैन स्टार्ट UAT। तो बिजनेस UAT करेगा तो बिजनेस भी उसी स्क्रिप्ट को रन करेगा, वापस से पूरे स्टेप्स को रन करेगा, राइट। उनकी जो टीम है ये वाली, राइट, सुपर यूजर की टीम, वो लोग अपना पूरा स्टेप रन करेंगे और फिर अपने ऑब्जर्वेशन बताएंगे, क्या ऑब्जर्वेशन है, राइट। अगर कुछ पास हो रहा है तो वो पास करते जाएंगे, अगर फेल हो रहा है तो उसका फिर टिकट क्रिएट होगा। तो सपोज करो उनके पास एक टेस्ट स्क्रिप्ट होता है। टेस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट्स से दिस इज माय टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा एक टेस्ट स्क्रिप्ट है, या लेट मी यूज दिस। ये सब वर्डिंग्स ध्यान से सुनना, ये सब आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दिस इज माय टेस्ट स्क्रिप्ट। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, SC है, SCRIPT। ठीक है। टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है कि वेल रिटन स्टेप्स होते हैं, कि स्टेप 1 ये काम करो, स्टेप 2 ये काम करो, स्टेप 3 ये काम करो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लेमैन एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि टेस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या है। अ, जैसे आपने कोई लेट्स सपोज
आप आयरन लेके आए, कपड़े प्रेस करने वाला आयरन खरीद के लेके आए, राइट? तो आप उसका टेस्ट करते हो, या फिर दुकान पे भी सपोज करो आप हो तो आप बल्ब खरीद रहे हो तो भी आप टेस्ट करते हो कि बल्ब को आप उसमें लगाते हो होल्डर में, स्विच ऑन करते हो, बल्ब जली तो मतलब काम कर रहा है, राइट? बल्ब नहीं जली मतलब वो फॉल्टी है, उसको नहीं लेना है मुझे। तो इसी चीज को अगर मैं स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखूं तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगा, मैं इस तरह से इसको मेंशन करूंगा। स्टेप 1, मैं बोलूंगा पुट द बल्ब इन होल्डर, जो अपना होल्डर रहता है जहाँ पे आप बल्ब को लगा के टेस्ट करते हैं दुकान वाले। और ये हो गया स्टेप। और इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखूंगा मैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड कि बल्ब शुड बी फिटिंग प्रॉपरली। ठीक है, बल्ब शुड, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके बेस में ही प्रॉब्लम है, वो फिट ही नहीं हो रहा। बल्ब शुड फिट प्रॉपरली, ये हो गया स्टेप। और फिर इसमें मैं लिखूंगा रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या है इसका। ठीक है, तो सपोज करो ये हो गया, एंड देन स्टेप 2 पे आ जाऊंगा। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, फिर मैं आऊंगा स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे लिखूंगा मैं कि स्विच ऑन WITCH, स्विच ऑन द बल्ब। ठीक है, स्विच ऑन द पावर बटन बोल दो, स्विच ऑन द पावर बटन, बल्ब का जो बटन है वो स्विच ऑन करो। और फिर एक्सपेक्टेड लिखा रहेगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो मैं बोलूंगा बल्ब शुड ग्लो, बल्ब शुड टर्न ऑन। ठीक है, रोशनी होनी चाहिए, टर्न ऑन होना चाहिए। एंड रिजल्ट का यहाँ पे एक सेक्शन रहेगा। फिर मैं स्टेप 3 लिखूंगा। मैं बोलूंगा चेक द लाइट। ठीक है, एंड देन एक्सपेक्टेड लिखूंगा सफिशिएंट लाइट, जो भी रहेगा लेट्स सपोज। और रिजल्ट लिखूंगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने ये स्टेप्स लिख दिए, अब कोई बंदा गया दुकान पे तो इसी स्टेप को फॉलो करेगा। वो बल्ब बोलेगा कि तुम होल्डर में लगाओ, वो देखेगा लग गया कि नहीं लग गया, तो अपने रिजल्ट यहाँ पे लिखेगा वो। तो रिजल्ट में लिखेगा पास, कि वो लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर बल्ब को ऑन किया तो बल्ब, पावर को ऑन किया तो बल्ब ऑन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो गया ऑन तो लिखेगा पास, बल्ब टर्न ऑन हो गया। ठीक है, चेक द लाइट एक्सपेक्टेड मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ वो रहेगा कि इतना लाइट होना चाहिए या फिर उतना लाइट होना चाहिए। फिर वो रिजल्ट दिखेगा, लेट्स सपोज उसने फेल कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेप को पास और फेल करते हैं। ठीक है ना, या तो पास होता है या तो फेल होता है। और फेल होगा तो वो अपना कमेंट डाल देगा, तो लेट्स सपोज उसने कमेंट डाल दिया लो लाइट। ठीक है, लेट्स सपोज कुछ कमेंट डाल दिया उसने लो लाइट। तो ये दो स्टेप पास हो गए, ये एक स्टेप फेल हो गया, तो ये पूरा का पूरा लेकिन एक ही सिनेरियो है। ये सिनेरियो क्या है, बल्ब टेस्टिंग। ये सिनेरियो है बल्ब टेस्टिंग। उसमें 3 स्टेप थे जिसमें से 2 पास कर दिए बिजनेस ने, एक फेल कर दिया। जब फेल किया तो उसका टिकट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही वो फेल करेगा तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड है, वो एक टिकट क्रिएट कर देगा। लेट्स सपोज फेल होते ही टिकट क्रिएट हो गया, टिकट क्रिएटेड। ठीक है, टिकट क्रिएट होके कहाँ जाएगा, कोई टिकटिंग टूल होगा जहाँ पे होगा, ये टेस्ट भी कहीं लिखा होगा, राइट? ये जो टेस्ट होते हैं ये पहले से कहीं लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टिंग टूल। वो जो टूल है हमारा टेस्टिंग टूल जिसमें ये स्क्रिप्ट लिखा है, वो 2 होते हैं, एक होता है सर्विस नाउ, हम लोग एस नाउ बोलते हैं, या फिर HPALM बोलते हैं। सर्विस नाउ एक कंपनी है। ठीक है, सर्विस नाउ बहुत बड़ी कंपनी है, जो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर देती है जहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, पास फेल कर सकते हो, जब फेल करेगा तो टिकट क्रिएट हो जाएगा। और वही काम HPALM करता है, HPALM है ये, HPALM। HP कंपनी जो अपनी होती है ना लैपटॉप वाली, हेवल एंड पैकर्ड, उसका ALM, एप्लीकेशन लाइफ मैनेजमेंट एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एक सेकंड ना। तो ये टिकटिंग टूल्स है जो हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, या तो हम सर्विस नाउ यूज करते हैं या फिर HPLM यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं और टिकट फेल हुआ, सॉरी स्टेप फेल हुआ तो फिर टिकट क्रिएट होगा, वो टिकट किसी को असाइन होगा। तो ये जो स्क्रिप्ट में जो भी फेल हो रहा है वो किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा, हो सकता है ये फाइनेंस का स्टेप हो या मटेरियल का स्टेप हो।
तो ये उस बंदे को असाइन हो जाएगा, राइट। टिकट क्रिएट हो गया, बिजनेस का काम हो गया, बिजनेस को करना था पास और फेल। टिकट बनने के बाद इसी टीम में से जिस डिपार्टमेंट का होगा उसको असाइन हो जाएगा, राइट। और फिर वो बंदा उस पर काम करेगा और उसको फिक्स करेगा, और फिर बिजनेस को बोलेगा कि हमने फिक्स कर दिया है, नाउ यू टेस्ट अगेन। और फिर वो लोग फिर से टेस्ट करेंगे, पास हुआ या फेल हुआ वो अपडेट करेगा बंदा। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। यस सर। ना कुछ किसी कुछ दिक्कत है यहाँ तक जो मैंने अभी तक बोला है? नो सर। नहीं ना? तो ये सब बेसिक्स हैं एकदम, ठीक है। इसको आप समझोगे तो आगे की चीजें आपको कनेक्टेड फील होंगी, क्योंकि अभी सीधा सीधा आप सिस्टम में चले जाओगे और ये पता ही नहीं है आपको कि आप कहाँ फिट बैठ रहे हो, तो मजा नहीं आएगा आपको। इसको समझे रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ फिट होने जा रहे हो। आप कॉन्फ़िगरेशन में फिट होगे, साथ ही साथ आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी अपने सोल्यूशन की। साथ ही साथ यूजर ईओटी क्या होता है वो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे बिजनेस टेस्ट करता है, लेकिन जब इश्यूज आते हैं तो वो हमें काम करने पड़ते हैं, वो डिफेक्ट हमें असाइन होगा। डिफेक्ट मतलब टिकट, वो टिकट हमें असाइन होगा। इसको डिफेक्ट ही बोल दो, बिजनेस को डिफेक्ट बोलते हैं, हम टिकट बोलते हैं डिफेक्ट, राइट। तो यूएटी सपोज करो हुआ। अब क्या है कि बहुत सारे सिनेरियोज थे, इंपोर्ट के सिनेरियो, एक्सपोर्ट के सिनेरियो, और तमाम सिनेरियोज थे, ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली सब कुछ तो पास होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो फेल होगा ही। तो आउट ऑफ सपोज करो 300 सिनेरियोज, या नॉट 300, आउट ऑफ 25 सिनेरियोज सपोज करो 2-3 सिनेरियो फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। उसमें भी सब फेल नहीं होगा, कुछ स्टेप पास हो रहेंगे, कहीं कहीं फेल हो रहा होगा। तो उसकी वजह से हमारा आगे का प्रोसेस अटकेगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, मतलब मैनेजर क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस को बोलता है कि जितने डिफेक्ट्स हैं वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट, लेकिन आप हमें साइन ऑफ दे दो। इसके बाद आता है साइन ऑफ, बिजनेस साइन ऑफ। बिजनेस, सॉरी बिजनेस की स्पेलिंग में बी कैपिटल, बिजनेस साइन ऑफ। क्यों नहीं रहा है लाइन में, पता है। चलो ठीक है, इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अगला स्टेप आता है बिजनेस साइन ऑफ। तो यूएटी होता है हमारा करीब करीब महीने भर का, 1 महीना, ठीक है, क्योंकि बिजनेस आराम से करता है, टाइम लेता है, ठीक है। वो अपना पूरा टाइम लेकर के थॉरोली टेस्ट करते हैं पूरा, ठीक है। टाइम जितना भी लगे वो पूरा पूरा थॉरोली टेस्ट करेंगे, महीने भर चलता है। और उसमें डिफेक्ट्स आते रहेंगे, असाइन होते रहेंगे, हम फिक्स करते रहेंगे, उनको बोलते रहेंगे, फिर टेस्ट करते रहेंगे। 1 महीने के बाद फिर भी वो स्टेटस होगा कि सारे पास नहीं होंगे कुछ ना कुछ फेल में रहेगा ही रहेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, बिजनेस को बोलेगा आप साइन ऑफ दे दो। साइन ऑफ किस चीज़ का, आगे बढ़ने का, कि ये इश्यूज हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये इश्यूज हैं, वी विल वर्क ऑन इट, वी विल फिक्स इट, लेकिन लेट्स प्रोसीड अहेड फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। वो साइन ऑफ मांगता है प्रोजेक्ट मैनेजर, और बिजनेस उसका साइन ऑफ देता है, ठीक है। बिजनेस साइड से जो सीनियर लोग होंगे, यूजर नहीं, ये सुपर यूजर नहीं, इनका काम था टेस्ट करना। साइन ऑफ जो मिलता है वो और हायर लोग हैं उसमें, ठीक है ना। बिजनेस का काइंड ऑफ सीईओ समझ लो उसको, आईटी का हेड समझ लो, ठीक है ना। तो वो बंदा जो होगा वो साइन ऑफ देगा कि हाँ ठीक है, हम लोग साइन ऑफ देते हैं बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन, कि ये इश्यूज आप फिक्स करोगे आगे जाके बिफोर गो लाइव, ठीक है। तो साइन ऑफ मिल गया। तो जब साइन ऑफ मिलता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसका जॉब डिपेंड है साइन ऑफ पे। अगर साइन ऑफ नहीं मिला, ठीक है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसका मेन टारगेट है साइन ऑफ लेना, कि सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। नहीं हुआ तो उसको चैन नहीं है। तो साइन ऑफ एक्सेप्ट मिल गया, अगर बिजनेस ने एक्सेप्ट कर लिया आपका सोल्यूशन, दे आर ओके टू मूव फॉरवर्ड, तो बहुत बड़ा रिलीफ होता है। वो एक मेजर माइलस्टोन होता है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में। इसके बाद क्या हो गया, साइन ऑफ तो मिल गया, अब हमें आगे बढ़ने की परमिशन मिल गई है, तो बिजनेस रिटर्न मेल भेजता है कि वी आर ओके टू मूव अहेड, ये वो करके। अल्टीमेटली हमें गो लाइव करना है, ठीक है। हमें प्रोडक्शन को गो लाइव करना है, मतलब एसएपी सिस्टम को लाइव करना है, सो दैट जितने भी यूजर्स हैं पार्ले जी के, वो लोग यूज करना स्टार्ट करें एसएपी को। एक सेकंड ना, पानी पी लेता हूँ।
अब देखो साइन ऑफ तो मिल गया, साइन ऑफ के बाद क्या, साइन ऑफ के बाद होगा गो लाइव। लेकिन गो लाइव से पहले कुछ और भी है। डायरेक्टली गो लाइव नहीं होगा। गो लाइव से पहले आता है आपका कट ओवर। कट ओवर, ठीक है। कट ओवर क्या होता है, ध्यान से सुनना। बिजनेस ने सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ आपने जो बना के दिया है वो काम कर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, वी आर ओके टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। लेकिन गो लाइव का मतलब है जब बिजनेस यूज करना स्टार्ट करे, लेकिन बिजनेस यूज करना स्टार्ट करेगा उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें कट ओवर करना पड़ेगा। कट ओवर का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर तो रेडी है, लेकिन जो बिजनेस का डेटा है, राइट, वो किधर है। बिजनेस का डेटा तो एसएपी पे लाए ही नहीं हम लोग। बिजनेस का डेटा तो उनके पुराने वाले सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे वो लोग वहां पे है। ठीक है। हमें उस डेटा को उठा के एसएपी में लाना है। फॉर एग्जांपल बिजनेस के कस्टमर्स, वो सब एसएपी में लाएंगे हम। बिजनेस के जितने भी ओपन इनवॉइसेज हैं, कस्टमर का जो बिल है, ओपन बिल मतलब जिसका पेमेंट आना बाकी है, वो इन्फॉर्मेशन भी रखनी पड़ेगी हमें, वो भी हम लेके आएंगे एसएपी के अंदर। वेंडर हो गया, कितने वेंडर्स हैं, वेंडर का डिटेल लेके आएंगे पूरा हम एसएपी के अंदर। उसके बाद फिर कितने वेंडर्स का पेमेंट बाकी है, जो इनवॉइसेज हैं उस इनवॉइसेज को लेके आएंगे हम एसएपी के अंदर। बिजनेस के पास बहुत सारे फिक्स्ड एसेट होंगे, उनका नेट वैल्यू क्या हो रहा है, कितनी लाइफ थी, कितनी खत्म हो गई है लाइफ, वो सब इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे एसएपी के अंदर। बिजनेस का पुराने वाले सॉफ्टवेयर में जो बैलेंस शीट था, आपके एसएपी में भी सेम बैलेंस शीट होना चाहिए। करेक्ट है ना। अगर मैं एसएपी यूज करने जा रहा हूँ तो पहले मैं अपने डेटा को मूव तो करूंगा ना, फ्रॉम नॉन एसएपी सिस्टम टू एसएपी सिस्टम, तभी तो मैं एसएपी को यूज कर पाऊंगा। मालूम पड़ा मैंने एसएपी यूज करना स्टार्ट कर दिया और मेरा डेटा ही मिसिंग है। मेरे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मेरे वेंडर की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मेरे रिसीवेबल पेबल ही नहीं दिख रहे हैं, मेरा बैलेंस शीट ही नहीं मिल रहा, मुझे कुछ डिफरेंट ही दिखा रहा है, वो पुराने सिस्टम का बैलेंस शीट नए सिस्टम से मैच ही नहीं कर रहा। तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करे यूज करना, नहीं करेगा वो, राइट। एग्जैक्टली सब कुछ मूव हो जाना चाहिए, सारा डेटा आ जाना चाहिए, तब तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कट ओवर, डेटा माइग्रेशन। ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम डेटा माइग्रेशन। ठीक है। हम लोग डेटा लोड करते हैं एसएपी के अंदर, इनटू एसएपी। हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है अब उसमें हम डेटा चढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही थी वो सब डमी पे चल रहा था। आपने कोई डमी वेंडर बनाया, डमी कस्टमर बनाया, डमी एसफिट बनाया, सब डमी पे चल रहा था। अब एक्चुअल बिजनेस का डेटा हम लोड करेंगे कटओवर में। तो कटओवर जाता है करीब करीब 2 हफ्ते का, 2 वीक्स का। ठीक है। नाउ वी हैव रियल बिजनेस डेटा जिसको हम लोग लोड करेंगे एसएपी के अंदर। कौन कौन सा डेटा, एक जीएल, आपके बहुत सारे अकाउंट्स होंगे जिनके बैलेंसेस होंगे, राइट, जीएल बैलेंसेस लिख देता हूँ। उसके बाद फिर अकाउंट्स पेबल में वेंडर मास्टर आएगा, ओपन इनवॉइसेस आएंगे। अकाउंट रिसीवेबल में कस्टमर मास्टर, कस्टमर के ओपन इनवॉइसेस। टैक्सेस माइग्रेट नहीं होते हैं, एसेट होगा, आपके पास फिक्स्ड एसेट होगा, उसकी नेट वैल्यू कुछ होगी, कुछ लाइफ होगी, वो माइग्रेट होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें माइग्रेट होंगी, साथ ही साथ कुछ चीज़ें होंगी जो हमें करनी पड़ेंगी कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग बाद में देखेंगे। जिनको हम बोलते हैं मैनुअल एक्टिविटी। मैनुअल एक्टिविटी या फिर नॉन ट्रांसपोर्टेबल एक्टिविटी, फिलहाल मैं नाम लिख देता हूँ, बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो समझाऊंगा क्या है। ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ट्रांसपोर्टेबल एक्टिविटी। नॉन ट्रांसपोर्टेबल एक्टिविटीज। ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिनको हमें मैनुअली करना पड़ता है प्रोडक्शन सिस्टम में। तो कट ओवर किया, सारा डेटा मूव कर दिया, फिर उससे हम बैलेंस शीट निकालेंगे, मतलब बिजनेस उससे बैलेंस शीट निकालेगा और मैच करेगा पुराने वाले सॉफ्टवेयर का बैलेंस शीट, तुम्हारे एसएपी से मैच करना चाहिए, राइट, तभी हम मानेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। पीएनएल निकालेगा, पुराने वाले सॉफ्टवेयर से पीएनएल और एसएपी से पीएनएल मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। गो लाइव के टाइम पे भी उनका हमें साइन ऑफ चाहिए होता है। बिजनेस साइन ऑफ तो सोल्यूशन का मिला था, लेकिन कटओवर का भी साइन ऑफ चाहिए कि हाँ एवरीथिंग हैज मूव टू एसएपी, सब डेटा मैचिंग है। तो कटओवर का भी साइन ऑफ बिजनेस से मिलता है। तो कटओवर चला, कटओवर के बाद इट्स अ फाइनल डे, गो लाइव डे, जब ये गो लाइव होना है। तो दिस इज माई गो लाइव। इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, लेट्स पुट इट सर हियर। सर वन डाउट सर। हाँ बोलो। सर ये जो कटओवर एक्टिविटी जो भी होगा ना, ये सभी प्रोडक्शन सिस्टम में होगा ना? यस, प्रोडक्शन अच्छा। सिस्टम में फाइनली होता है, लेकिन हम उसका रिहर्सल करते हैं क्वालिटी सिस्टम में भी ना। अच्छा, बट उसका सेम चीज तो डेवलपमेंट सिस्टम में होना चाहिए ना, जो भी है।
नहीं, डेवलपमेंट सिस्टम में आता हूँ, सिस्टम्स पे अभी कौन से सिस्टम में क्या एक्टिविटी होती है इसमें अच्छा। से आता हूँ मैं अभी। ना, अच्छा ठीक है सर। फाइनली हमें गो लाइव करना है, और गो लाइव का मतलब है अब बिजनेस यूज करना स्टार्ट करेगा। तो गो लाइव को मैं बोलूंगा बिजनेस यूज डे, बिजनेस यूसेज, यूज स्टार्ट डेट। इस दिन से बिजनेस एसएपी को यूज करना स्टार्ट करेगा, पुराने सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेगा। अब वो एसएपी को यूज करेगा जो भी काम करना है, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर बनाना है, सेल्स ऑर्डर बनाना है, ऐसा डिप्रिशिएट होगा, कुछ भी काम होगा वो एसएपी में होगा। तो वो दिन को बोलते हैं गो लाइव डेट, ठीक है। तो गो लाइव होने के बाद, गो लाइव के पहले एक और चीज बची हुई है। गो लाइव के पहले आपके जो यूजर्स हैं वो इतने ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट से एक एक बंदा सिर्फ इन्वॉल्व था, लेकिन हर डिपार्टमेंट में कम से कम 25-25 लोग हैं, 50-50 लोग हैं, राइट, एक एक डिपार्टमेंट में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पार्ले जी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक आदमी हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। उसको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा। पार्ले जी के जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सपोज करो 10,000 एम्प्लॉय या 20,000 एम्प्लॉय, बहुत नॉर्मल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय होना। 10,000 एम्प्लॉयज हैं, अब 10,000 एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा। एसएपी यूज करना है तो सबको आना चाहिए ना यूज करना। तो यहाँ पे होता है एंड यूजर ट्रेनिंग। यहाँ पे आ जाता है एंड यूजर ट्रेनिंग। लेट्स से जब यूएटी चल रही है, यूएटी के बाद किसी के पहला बनाता हूँ, साथ साथ चलता है। यहाँ पे रखता हूँ, चलो। बिजनेस साइन ऑफ मिलने के बाद कट ओवर के साथ साथ चलेगा। एक तरफ एंड यूजर ट्रेनिंग चलेगी, एंड यूजर ट्रेनिंग। तो एंड यूजर ट्रेनिंग देता कौन है? एंड यूजर ट्रेनिंग देगा कौन? ये सुपर यूजर, ये। क्योंकि वो क्या है, वो पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, उसको पता है क्या डेवलपमेंट किया गया है, सॉल्यूशन क्या है, सब पता है उसको, राइट। ही इज वेल ट्रेन्ड, क्योंकि वो पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो उसको पूरी नॉलेज है। फिर वो बंदा जाके अपने डिपार्टमेंट को ट्रेन करता है। तो फाइनेंस का जो सुपर यूजर है वो जाके दूसरे एंड यूजर्स को ट्रेन करेगा। मटेरियल का जो सुपर यूजर है वो जाके दूसरे मटेरियल के यूजर्स को ट्रेन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कट ओवर करती है आईटी टीम, ठीक है, कट ओवर इज डन बाय आईटी टीम। और एंड यूजर ट्रेनिंग इज डन बाय सुपर यूजर्स। तो एंड यूजर की ट्रेनिंग है वो सुपर यूजर करेगा, वो उधर बिजी है। आईटी टीम बिजी है कट ओवर करने में, डेटा को चढ़ाने में, ठीक है ना। ऑब्वियसली डेटा जो है हम बिजनेस से अप्रूवल लेते हैं कि तुम्हारा यही डेटा है, करेक्ट है, अप्रूव करो, राइट। तो हम लोग जो भी डेटा रहता है उनसे अप्रूवल लेते हैं, फिर चढ़ाते हैं, और फिर चढ़ाने के बाद भी वो होते हैं, रिकंसिलेशन होता है पुराने सॉफ्टवेयर और नॉन सॉफ्टवेयर के बीच में। सब कुछ ठीक रहा तो आपको मिलेगा फर्दर गो लाइव का अप्रूवल। तो गो लाइव हुआ, गो लाइव में बिजनेस यूज करना स्टार्ट करेगा। और ऑब्वियसली बिजनेस को अभी फर्स्ट टाइम एसएपी यूज कर रहा है, पहली बार। उनके एम्प्लॉयज जो एंड यूजर्स हैं उतने ट्रेंड नहीं है, राइट। उनको ट्रेनिंग दिए हो आप हफ्ते भर की, बट दे आर नॉट रियली, मतलब वो फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो 50 गलतियां करेंगे। साथ ही साथ आपके सॉल्यूशन में भी कुछ ना कुछ गलती होगी जरूर। परफेक्ट सॉल्यूशन होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके सॉल्यूशन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो अभी तक मिली ही नहीं है। हमारी टेस्टिंग हो चुकी, सब हो चुकी, हमें वो प्रॉब्लम मिली ही नहीं थी। लेकिन जब बिजनेस यूज करना स्टार्ट किया तब आपको प्रॉब्लम दिखी ना। बहुत बार होता है, नॉर्मल लाइफ में भी होता है। आप टीवी लेकर के आओ दुकान पे, कोई दिक्कत ही नहीं मिली, कुछ कहीं नहीं मिला, घर पे आए सेकंड डे मालूम पड़ा रही है तो प्रॉब्लमेटिक है, राइट। इसका वॉल्यूम वाला बटन काम नहीं कर रहा है, या इसका धीमा नहीं हो रहा है, एक सर्टेन वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो सिमिलरली यहाँ पे गो लाइव के बाद कुछ इश्यूज मिलेंगे। इश्यूज दो टाइप के होंगे। पहला, सोल्यूशन में प्रॉब्लम है, दैट इज सोल्यूशनिंग इशू, जो कि कॉन्फ़िगरेशन से ठीक होगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करके, सिस्टम चेंजेस करके। दूसरा इशू होगा एंड यूजर ट्रेनिंग का। सोल्यूशन बराबर है, सब कुछ सही है, लेकिन यूजर को नहीं आता, वो कुछ गलतियां कर रहा है, राइट। तो क्या होता है कि गो लाइव के बाद इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। उसमें से 10% इशू होते हैं सोल्यूशन में प्रॉब्लम है, 90% इश्यूज होते हैं कि एंड यूजर गलत कर रहा है, ठीक है। उसीलिए एंड यूजर की ट्रेनिंग हुई है ताकि वो गलती कम करे, लेकिन फिर भी गलतियां होती ही हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है वो। तो इसके बाद आता है आपका गो लाइव के बाद हाइपर केयर। गो लाइव के बाद आता है हाइपर केयर। हाइपर केयर, तो हाइपर केयर क्या है? गोलाइव तो की एक डेट है, एक पर्टिकुलर डेट है जब आपने एसएपी को लॉन्च कर दिया है कि हाँ ठीक है हम लोग एसएपी यूज करेंगे। अगले 2 महीने तक आपके यूजर्स को अ, एकदम वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बेसिकली इंटेंसिव केयर चाहिए कि भाई हमारा कुछ भी इश्यूज आया तो आप सॉल्व करो, क्योंकि आपने एसएपी लगाया है, आईटी टीम ने लगाया है, तो आईटी टीम सॉल्व करे, राइट। जो भी इश्यूज आएगा, डिफेक्ट रेज होगा, टिकट्स असाइन होंगे, और आईटी टीम को सॉल्व करना है इमीडिएटली। तो 24/7 काइंड ऑफ सपोर्ट होगा, दिन और रात दोनों शिफ्ट में काम होगा, कभी भी इश्यू आया फिक्स करो, राइट।
उसको बोलते हैं हाइपर केयर, मतलब काइंड ऑफ आईसीयू समझ लो ना, केयरिंग कर रहे हो हाइपर लेवल पे, मतलब सुपर एक्टिव लेवल पे। गो लाइव के बाद एक एक दिन में कुछ नहीं तो 25 25 50 50 टिकट क्रिएट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे टिकट निकलेंगे, बहुत सारे इश्यूज, कुछ कॉमन भी रहेंगे, रिपीटेड रहेंगे। इसने भी वही रेस कर दिया, फर्स्ट एम्प्लॉय ने, सेकंड एम्प्लॉय ने भी वही रेस कर दिया, सेवंथ एम्प्लॉय ने भी वही रेस कर दिया, क्योंकि सबको इशू आया। तो बहुत सारे कॉमन भी रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग भी रहते हैं, तो 50 इश्यूज निकलेंगे आपके हाइपर केयर में। और हाइपर उसका नाम इसीलिए क्योंकि वहां पे बहुत इश्यूज आएंगे और हमें सॉल्व करना है। तो आईटी टीम जो होती है वो अ, रहती है सिस्टम, मतलब वो ऑनलाइन रहती है। दिन में कोई और काम कर रहा है, रात को कोई और काम कर रहा है, पूरा हाइपर केयर प्रोवाइड करेंगे और इश्यूज को फिक्स करेंगे। आइडिया इज कि जितने भी इश्यूज हैं हम उनको सबसे पहले एक तो आइडेंटिफाई करें क्या है वो, ये सोल्यूशन का इशू है तो हम लोग वहां मार्क करते हैं कि ये सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, दिस इज अ डेवलपमेंट इशू। ठीक है, सोल्यूशन डेवलपमेंट इशू। अगर वो ट्रेनिंग इशू है कि ट्रेनिंग गलत, यूजर गलत कर रहा है, तो हम वहाँ लिखते हैं दिस इज अ ट्रेनिंग इशू, तो हम यूजर को ट्रेन करते हैं फिर ताकि वो गलती ना करे। राइट। तो ये चलता है ऑलमोस्ट 2 महीना, क्योंकि पहला मंथ एंड जब खत्म होगा तो आपके बहुत सारे इश्यूज मिल चुके होंगे आपको। मंथ एंड कंप्लीट हुआ मतलब मंथ एंड का क्लोजिंग हुआ, तो क्लोजिंग के टाइम पे जितने भी इश्यूज रहेंगे जो नहीं पकड़ाए हैं वो सब पकड़ाएंगे और वो सब कंप्लीट होगा। फर्स्ट मंथ एंड कंप्लीट हुआ तो आपके जितने भी इश्यूज थे वो सब फिक्स हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम 99% इशू फिक्स हो चुके हैं। अब जो आएगा नेक्स्ट मंथ वो कुछ नया इशू होगा, पुराने वाले तो फिक्स हो गए, वो कुछ नया होगा। तो देर इज अ वेरी हाई ड्रॉप इन, वेरी बिग ड्रॉप इन नंबर ऑफ टिकट्स। पहले मंथ में सपोज करो 200 टिकट आए, दूसरे मंथ में आप देखोगे 15 टिकट आए, 20 टिकट आए बस महीने भर में, क्योंकि सारे इश्यूज तो फिक्स हो गए। तीसरे महीने में शायद वो भी ना आए। ठीक है, तो 2 महीने का हाइपर केयर रखते हैं ताकि आप 2 मंथ एंड देख लो, आप 2 मंथ एंड में हो गया सब कुछ क्लोजिंग, मतलब सब बराबर है, मैक्सिमम इश्यूज फिक्स हो चुके हैं, यूजर ट्रेन हो चुका है, सोल्यूशन रिफाइन हो चुका है, अब इश्यूज एक्सपेक्टेड नहीं है। तो फिर जो आपकी टीसीएस टीम बनाई थी आपने, वेंडर आईटी टीम, राइट, टीसीएस की टीम, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, राइट। तो फिर हो गया काम, हाइपर केयर किया, डन। अब क्या है, अभी भी उनको सपोर्ट चाहिए होगा। बिजनेस पार्ले जी है, पार्ले जी इज नॉट एसएपी चैंपियन, उनको एसएपी नहीं आती है, उनके यूजर्स ट्रेंड है एसएपी यूज करने के लिए। ठीक है ना, उन्होंने अभी 2 3 महीना देखा है, एसएपी यूज करना जानते हैं वो। फिर भी अगर कुछ नया उनको हेल्प चाहिए तो कौन करेगा, क्योंकि टीसीएस तो चली गई अपना करके लगा के, अब कौन करेगा। तो टीसीएस क्या करेगी, फिर से एक प्रोजेक्ट निकालेगी, सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर से वो आरएफपी निकालेंगे कि हमें सपोर्ट चाहिए। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट बनाता हूँ सो दैट ये दिखे कि डिफरेंट है, दिस इज माय सपोर्ट, सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हाइपर केयर खत्म होने के बाद 2 महीना चला, 2 महीने में स्टेबल हो गया सिस्टम, नाउ इट इज सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है एज एंड व्हेन, जब बिजनेस को इशू आएगा वो लोग टिकट रेस करेंगे, और फिर जो भी सपोर्ट में रहेगा, इन्फोसिस हो, डेलॉयट हो, आईबीएम, एनीवन, राइट, सेम प्रोसेस है, वो आरएफपी निकालेंगे, ये लोग रेस्पॉन्स भेजेंगे, वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। कोई एक फाइनलाइज हो गया, सपोज करो इन्फोसिस आ गई, तो इन्फोसिस अपनी टीम बनाएगी, वहां पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मिला है सपोर्ट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, टीम लीड होगा, टीम मेंबर्स होंगे, अब वो सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके जो यूजर्स होंगे पार्ले जी के, वो लोग टिकट भेजेंगे कि हमें ये इशू आ रहा है, और फिर इनके बंदे उसको फिक्स करेंगे। राइट, दैट इज अ सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट पहले 5 5 साल के होते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था किसी कंपनी को सीधा 5 साल का मिलता था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलते हैं वो हार्डली 1 साल के लिए या 2 साल के लिए मिलते हैं, एट मैक्स 3 साल। 5 साल के प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं, अब देता ही नहीं है कोई। ठीक है, मैक्सिमम 1 साल 2 साल 3 साल जाता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। और बहुत सारी कंपनीज ने अपना इन हाउस टीम बना लिया है। ठीक है ना, अपने एम्प्लॉयज को हायर किया आईटी के लिए, और एक आईटी टीम बना ली, उसको बोलते हैं इन हाउस आईटी। फॉर एग्जांपल पार्ले जी है, सपोज करो ये प्रोजेक्ट हाइपर केयर हो गया, उन्होंने सपोर्ट दिया किसी को, और वो सपोर्ट वाला बंदा अच्छा खासा चार्ज कर रहा है, और ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम गैप, राइट, तुरंत आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप क्या बोलोगे, एक काम करो यार, सपोर्ट का फंडा ही खत्म करो, अपनी ही टीम बना लेते हैं, अपना एक इन हाउस टीम बनाते हैं। ठीक है, आपने अलग अलग एम्प्लॉयज को हायर किया, कुछ फाइनेंस के 2 को, 3 को, 4 को, और अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले बंदे, मतलब काइंड ऑफ 15 साल 20 साल 10 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे, सीनियर्स को आपने उनकी एक टीम बना ली, और आपने इन हाउस करने लगे, दैट इज इन हाउस आईटी ना। तो एक्सटर्नल आईटी मतलब टीसीएस, इन हाउस आईटी मतलब पार्ले जी के खुद के एम्प्लॉयज, उनकी खुद की आईटी टीम। राइट, तो काफी सारी कंपनी वो भी करती है, जैसे बैंक्स हो गए, बैंक्स मोस्टली इन हाउस करती है, सिटी बैंक उठाओ, बार्कले उठाओ, कोई बैंक उठाओ, उनके में इन हाउस आईटी टीम होती है, वो लोग ऐसा एक्सपोर्ट कम करते हैं, राइट, सब इन हाउस करते हैं मैक्सिमम।
लेकिन अगेन इन हाउस करने के बाद भी वो टीम साइज कितनी है, हार्डली 20 लोगों की है। 20 लोग कितना काम करेंगे, तो उनको क्वालिटी वर्क चाहिए, उनको ये सपोर्ट पे काम नहीं करना, टिकट विकेट सॉल्व नहीं करना, उनको क्वालिटी काम चाहिए। तो वो लोगों को रखा जाता है मेजर वर्क के लिए, कि आप डिजाइनिंग करो, सॉल्यूशन डिजाइन करो, आप रिक्वायरमेंट को समझो बिजनेस की और सॉल्यूशन दो। उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेगा सपोर्ट टीम या फिर इम्प्लीमेंटेशन टीम। आप सॉल्यूशनिंग करो, इम्प्लीमेंटेशन हम इनसे करा लेंगे। राइट, तो उनका वो काम होता है, वहाँ सीनियर बंदे होते हैं। तो नाउ सपोर्ट प्रोजेक्ट इज देयर। तो यहाँ पे देखो हमारा रोल बहुत बदलता है। किक ऑफ मीटिंग में हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्कशॉप में जो सीनियर बंदे होंगे वो जाएंगे, तो हम लोग जैसे 10-15 ईयर्स है तो हम लोग जाते हैं, जूनियर्स नहीं जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में यस, होल टीम हैज टू वर्क। अभी जो ये बंदे हैं ये सब काम करेंगे, सिस्टम में चेंजेस करेंगे, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसने जो चेंज किया वो अपना टेस्ट करे, बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होगा, सब एक साथ रन करेंगे, एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे जहाँ सब लोग ज्वाइन करेंगे, सब रन करेंगे अपने अपने स्टेप्स। यूएटी हो गया, बिजनेस को बोलेंगे टेस्ट करने को, राइट। बिजनेस साइन ऑफ देगा, जो चीजें फेल होंगी स्क्रिप्ट में उसके लिए डिफेक्ट क्रिएट होगा, राइट। और फिर अल्टीमेटली कट ओवर पे जाएगा जहाँ पे हम डेटा को मूव करेंगे एसएपी में। कट ओवर के टाइम पे ही अपना पैरेलल एंड यूजर ट्रेनिंग चल रहा है, वो सिर्फ जान के रखो, हमारा वहाँ कुछ नहीं है। सुपर यूजर जाके ट्रेनिंग देते हैं अपने डिपार्टमेंट को। कट ओवर में हम इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कट ओवर हो रहा है तो हमें डेटा को मैच करना है, बिजनेस को बोलने से पहले खुद तो मैच करना है ना कि डेटा मैच कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ हमारा काम आता है। एंड देन गो लाइव होगा, मतलब वो केक कटिंग एंड देन लॉन्च, रिबन कट हुआ और पार्टी हुई और सब लोग ऐसे भी यूज करना स्टार्ट करो उस दिन से। और फिर हाइपर केयर, 2 महीने तक भर भर के इश्यूज आने वाले हैं जिसको रिजॉल्व करना है आईटी टीम को। एंड देन हाइपर केयर इज डन, यू आर आउट। और फिर उसके बाद फिर टीसीएस अपना, सॉरी पार्ले जी अपना सपोर्ट प्रोवाइड बनाएगी एक, और फिर किसी वेंडर को हायर करेगी जो सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो बेसिकली वो अपने डिफेक्ट्स रेस करेंगे कि हमें ये इशू आ रहा है और ये सपोर्ट वाला उसको फिक्स करेंगे। हाँ। अब इसमें सिस्टम्स की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि पूरा प्रोसेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, और सपोर्ट कहाँ जाके होता है अल्टीमेटली। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आगे का सपोर्ट प्रोजेक्ट हो गया। ये क्लियर है, बोलो Yes. ना, किसी को और कोई डाउट है यस सर। इसमें? सर यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग थोड़ा सा डाउट है सर एक बार। हाँ पूछो ना, डाउट पूछो। सर यूनिट टेस्टिंग में मतलब जब यूजर मैंने जो भी टेस्टिंग कर रहा है वो पहले नहीं, अपना यूजर कर खुद ही का। नहीं रहा है। ना सॉरी ना ना यूजर ना। नहीं, जो जो भी टीम लीडर, जो टीम लीड का मेंबर जो टेस्टिंग कर रहा है हम्म। उसको हम यूनिट टेस्टिंग बोल रहे हैं। तो यस फिर करेक्ट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग फिर कैसे यूज हो रहा है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है पूरी सिस्टम को टेस्ट करो आप। जैसे मान लो कि मैं ये प्रोसेस बनाता हूँ, सपोज करो परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट, इनवॉइस, वेंडर का पेमेंट, एंड देन बैंक रिकंसिलिएशन, ये प्रोसेस है। ओके। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनना चाहिए। परचेज ऑर्डर फाइनेंस का काम है नहीं, परचेज ऑर्डर मटेरियल टीम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगी, तो उसका क्रिएट होना चाहिए पूरा। परचेज ऑर्डर बनाएंगे तो परचेज ऑर्डर के अंदर मटेरियल भी डालेंगे, वो कि क्या मटेरियल खरीद रहे हैं, मतलब मटेरियल टीम भी इन्वॉल्व हो गई, राइट। उसके बाद फिर गुड रिसीट, जब सामान को रिसीव करेंगे तो मटेरियल टीम इन्वॉल्व है, साथ ही साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनेगा, तो एफआई में फाइनेंस आ गया पिक्चर में। उसके बाद इनवॉइस रिसीट हो रहा है तो फाइनेंस टीम बुक करती है, फिर पेमेंट फाइनेंस टीम करेगी, बैंक रिकंसिलिएशन फाइनेंस करेगी। तो ये पूरा साइकिल चल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। फाइनेंस इज कनेक्टेड विथ मटेरियल, राइट, कनेक्टेड है। आपका मटेरियल जाएगा तभी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस हम रन करेंगे, तो इस होल प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इस पूरी चीज को टेस्ट करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। अगर मैं फाइनेंस का हूँ और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट किया कि मेरा पेमेंट रन हो रहा है कि नहीं, राइट, तो ये यूनिट टेस्टिंग हो गया, कि मैंने सिर्फ अपना टेस्ट किया कि मेरा पेमेंट रन हो रहा है कि नहीं। हमने ये टेस्ट किया ही नहीं कि पीओ के बाद जीआर हो रहा है कि नहीं, या जीआर के बाद फाइनेंस बन रहा है कि नहीं। हमने वो टेस्ट नहीं किया ना, मैंने सिर्फ अपना वाला पार्ट टेस्ट कर लिया। लेकिन सिर्फ अपना पार्ट टेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, मुझे पूरा सिनेरियो टेस्ट करना है कि पूरा सिनेरियो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, है ना। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर। ओके। सर और एक डाउट मेरा है सर, जो रिग्रेशन टेस्टिंग ओनली एनहांसमेंट में आता है ना, जैसे कि ड्यू टू सम एनहांसमेंट द एग्जिस्टिंग सेटअप हैज नॉट बीन हैम्पर्ड, उसको रिग्रेशन बोलते हैं ना? हाँ, रिग्रेशन का मतलब है बेसिकली इम्पैक्ट, कि आपने कुछ किया हाँ उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा कहीं और पे, हाँ ना। नेगेटिव टेस्टिंग कह लो उसको, रिग्रेशन टेस्टिंग कह लो उसको। हाँ। हाँ। तो वो भी हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि यहाँ पे तो हम यहाँ पूरा पे सोल्यूशनिंग ही टेस्ट कर रहे हैं हाँ हाँ ना। हाँ जब हाँ। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वहां कुछ चेंजेस करते हो, और आपको लगता है कि भाई इसका इम्पैक्ट वहां हो सकता है, राइट, मैं ये फिक्स कर हम्म रहा हूँ, हो सकता है वो फट जाए, तो हम्म। मैं बोलता हूँ हाँ रिग्रेशन टेस्टिंग भी करो, इसको चेंजेस को टेस्ट करो और उसको भी टेस्ट करो कि वो चल रहा है कि नहीं, हाँ। ना।
और कोई क्वेश्चन? गुड। और सर ये आईटी टेस्टिंग जो है वो बेसिस टीम करेगी ना? ना ना ना, आईटी टेस्टिंग का मतलब है तो आईटी टीम, दिस एंटायर इज द आईटी टीम। फीको वाला भी, ओके। एमएम वाला भी, एसडी वाला भी, पीपी वाला भी, एबैप वाला भी, राइट। अब देखो बेसिस क्या मैंने बोला कि अभी बेसिस सिस्टम एडमिन है। सपोज करो कि ये सर्वर है, लेट मी शो यू विजुअली कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सो कोई अच्छा सा पिक्चर, सर्वर किसको बनाया है, लेट्स टेक दिस वन। नहीं, एक गोला सा था वो ठीक था, ये वाला। सपोज करो ये सर्वर है, ठीक। जस्ट इमेजिन दिस इज सर्वर। आपने सर्वर खरीद लिया, लगा लिया, और आपने एसएपी के लाइसेंस भी ले लिए। एसएपी सॉफ्टवेयर हो गया, लाइसेंस भी हो गया। अब सवाल यह है कि एसएपी सॉफ्टवेयर को इस पे इंस्टॉल कौन करेगा ना। आप जो कंसल्टेंट्स हैं ये तो सिस्टम में चेंजेस करना जानते हैं, मतलब इंस्टॉल होने के बाद, सॉफ्टवेयर लगने के बाद सिस्टम में चेंजेस करना जानते हैं। बट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कौन करेगा? फॉर एग्जांपल, आप सपोज करो कि आपका लैपटॉप है, ठीक है। आपके लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। और आपको वहाँ पे नया लैपटॉप पे कुछ इंस्टॉल करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं, आपको सपोज करो ओएस इंस्टॉल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब काम करेगा, विंडोज ओपन होगा, तब आपको पता है कि फाइल यहाँ क्रिएट करना है, फोल्डर वहाँ क्रिएट करना है, ये ऐसे करना, वो ऐसे करना, सारा काम पता है। लेकिन यार ओएस इंस्टॉल कौन करेगा? जो मेरा हार्ड डिस्क है उस पर ओएस कौन डालेगा? तो आप जाओगे दुकान पे, आप बोलोगे भैया इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कर दो, फॉर्मेट करके डाल दो, राइट। तो वो जो हो गया वो एडमिन का काम हो गया, कि वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है। वही काम यहाँ पे बेसिस का है। आपके पास एसएपी सॉफ्टवेयर की लाइसेंस है, आपके पास सर्वर है, लेकिन इंस्टॉल कौन करेगा इस पे? जिसको अंडरस्टैंडिंग हो सर्वर्स की, डेटाबेस की, राइट, कर्नल्स की, राइट, वही इंस्टॉल कर पाएगा। लिनक्स की, यूनिक्स की, सॉफ्टवेयर की, वही इंस्टॉल करेगा। तो ये बंदा जो होगा, बेसिस का बंदा जो इसको इंस्टॉल करेगा। तो बेसिस टीम क्या करेगा? एसएपी को सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा। पर सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्टॉल करने के बाद वो तो केवल एक सॉफ्टवेयर आ गया है, अब उसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करोगे। इंस्टॉल तो हो गया, अब मुझे चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से, और वो करेंगे ये सारे कंसल्टेंट्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट, एमएम डिपार्टमेंट, पीपी डिपार्टमेंट, राइट। ये जो कंसल्टेंट्स हैं ये सब चेंजेस करेंगे अपने अपने हिसाब से चेंजेस। लेकिन इंस्टॉल नहीं कर सकते ये लोग। मैं फाइनेंस का हूँ, मैं एसएपी इंस्टॉल नहीं कर सकता सर्वर पे, मुझे डेटाबेस की नॉलेज नहीं है। कल को अगर सर्वर सपोज करो धीमा हो गया, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मुझे वापस लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा दुकान पे, भाई ये बहुत धीमा हो गया है, इसका लेट्स से प्रोसेसर चेंज कर दो, i3 हटा के i7 लगा दो। वो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। वो दुकान पे लेके जाऊंगा मैं, भाई i7 लगाओ तुम। या फिर अपना जो हार्ड डिस्क है वो धीमा है, मैं बोलूंगा एसएसडी लगा दो आप, सॉलिड स्टेट ड्राइव। वो मुझे नहीं आता लगाना, मैं दुकान को बोलूंगा तुम लगाओ, राइट। तो बेसिस इज सिस्टम एडमिन जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, अप एंड रनिंग रखेगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को जब वो इंस्टॉल करेगा तो वो 3 बॉक्स बनाएगा। एक बनाएगा डेवलपमेंट, म्यूट पे जाओ, म्यूट पे। एक देखो, एक बनाएगा डेवलपमेंट का बॉक्स। लेट मी टेक फ्रॉम हियर। चलो अच्छा चलेगा। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो एक बनेगा डेवलपमेंट, एक बनेगा क्वालिटी, और एक बनेगा प्रोडक्शन। 3 सिस्टम बनेंगे। दिस इज डेवलपमेंट, दिस इज क्वालिटी, क्वालिटी, एंड दिस इज प्रोडक्शन सिस्टम। थोड़ा बड़ा करता हूँ, बहुत छोटे हो गए हैं सब। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ और 3 अलग अलग बॉक्सेस बनेंगे, 3 सर्वर बोल लो उसको, ठीक है। 3 पार्ट्स बनेंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप चेंजेस करते हो, ठीक है। यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं। तो मैंने बोला कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सिस्टम में चेंजेस करना, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना अपने हिसाब से, या फिर कस्टमाइज करना, या ट्यूनिंग करना, जो भी वर्ड बोल लो आप उसको, सेटिंग करना, वो सब कहाँ होगा? डेवलपमेंट वाले सर्वर पे। डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर हम सिस्टम में चेंजेस करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिस्टम चेंजेस, या फिर इसको बोलो आप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा हम डेवलपमेंट सिस्टम में करेंगे। डेवलपमेंट सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, और यहाँ कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन।
वहाँ कोई मास्टर डेटा नहीं होता, मतलब कस्टमर वेंडर का इन्फॉर्मेशन या कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उस चेंजेस को हम मूव करते हैं क्वालिटी में, उस चेंजेस को हम मूव करते हैं क्वालिटी में। मैंने जो डेवलपमेंट में किया है फिर मैं लेके उसको क्वालिटी में जाऊंगा। क्वालिटी सिस्टम क्या है, नाम से क्लियर है, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आप वहाँ टेस्टिंग करने वाले हो, इज इट गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। इसी का दूसरा नाम होता है क्वालिटी, बोलो कुछ लोग उसको स्टेजिंग बोलते हैं, स्टेजिंग। क्वालिटी सिस्टम बोलो या स्टेजिंग सिस्टम बोलो, स्टेजिंग का मतलब वही है इन बिटवीन, राइट। उसके आगे प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन के पहले है तो उसको बोलेंगे स्टेजिंग। कुछ एक तीसरा नाम भी होता है इसका, प्री प्रोडक्शन, कुछ लोग इसको प्री प्रोडक्शन बोलते हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम चलेगा, ठीक है। तो कुछ लोग इसको प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले, दैट इज प्री प्रोडक्शन। तो जो भी नाम है, काम यही है कि वहाँ पे टेस्टिंग होनी है। तो चेंजेस मैंने यहाँ पे किया डेवलपमेंट सिस्टम में, उसको मैं लेके जाऊंगा क्वालिटी में, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करूंगा। तो जो मैं टेस्टिंग बोल रहा हूँ ना, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूएटी, बिजनेस टेस्टिंग, वो सब यहाँ पे होता है क्वालिटी सिस्टम में। क्वालिटी सिस्टम में टेस्टिंग होने के बाद बिजनेस ने अगर साइन ऑफ दिया, तो हम चीज़ों को मूव करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम में। फिर हमारा चेंजेस जो होता है वो क्वालिटी से प्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी डेवलपमेंट से फिर प्रोडक्शन सिस्टम में चेंजेस जाएंगे आपके। तो पहले आपने क्वालिटी में लेके गया टेस्टिंग करने के लिए, टेस्टिंग अगर हो गया, बिजनेस ने साइन ऑफ दे दिया कि हाँ थिंग्स आर वर्किंग फाइन, यूएटी साइन ऑफ मिल गया, तो फिर चेंजेस प्रोडक्शन में जाएंगे। चेंजेस प्रोडक्शन में भेजने के बाद फिर आपका कट ओवर स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले चेंजेस आने चाहिए कि हमने जो चेंजेस किए हैं सिस्टम में, और फिर आप डेटा चढ़ाओगे। तो प्रोडक्शन में आने के बाद फिर कट ओवर होता है, और फिर गोलाई होता है अपना, राइट। तो यहाँ पे ऊपर अगर पिक्चर देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन इज हैपनिंग इन डेवलपमेंट सिस्टम, ये डेवलपमेंट सिस्टम में। टेस्टिंग जो हो रही है वो क्वालिटी सिस्टम में है। तो यहाँ से यहाँ तक क्वालिटी सिस्टम लिख देता हूँ, दिस इज ऑल हैपनिंग इन क्वालिटी सिस्टम, ठीक है। क्वालिटी सिस्टम में टेस्टिंग हो गई, जो भी टेस्टिंग थी, चाहे हमने किया, आईटी टीम ने, चाहे बिजनेस ने यूएटी किया, एंड देन आप चेंजेस को साइन ऑफ मिलने के बाद मूव करते हो, और ये जो कट ओवर होता है ये प्रोडक्शन सिस्टम में होता है। ये जो होता है प्रोडक्शन सिस्टम में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कट ओवर ना, इंडिविजुअल ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं होगा, ट्रेनिंग क्वालिटी सिस्टम में होगा। ट्रेनिंग को मैं इधर रख देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, साइन ऑफ मिलने के बाद और कट ओवर के पहले, ठीक है। और ये प्रोडक्शन सिस्टम में होगा कट ओवर, क्योंकि हमने चेंजेस को मूव कर लिया प्रोडक्शन में, जो भी चेंजेस थे गए वहाँ पे, और फिर वहाँ पे आपका कट ओवर होगा, मतलब डेटा चढ़ाया जाएगा। और फिर गोलाई, अब तो प्रोडक्शन सिस्टम ही यूज़ होगा, तो गोलाई मतलब प्रोडक्शन सिस्टम को यूज़ करना है। और फिर हाइपर केयर प्रोडक्शन सिस्टम में जो भी इशू आएगा वो सॉल्व करो, और फिर सपोर्ट ना। अब सपोज करो हाइपर केयर में कुछ टिकट आया, कुछ डिफेक्ट आया कि डिफेक्ट रेज हुआ, तो काम क्या होगा, डिफेक्ट जो आया है, मतलब सपोज करो सिस्टम में डिफेक्ट है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गलत है, ठीक है। हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक किया है, कुछ करेक्शन करना पड़ेगा सिस्टम में। तो वो कैसे होगा, तो जब डिफेक्ट आया तो अगेन मुझे चेंजेस करने हैं। चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होगा, चेंजेस स्टार्ट होगा डेवलपमेंट से। मैं डेवलपमेंट सिस्टम में चेंजेस करूंगा, ठीक है। चेंजेस करने के बाद वहाँ पे एक क्रिएट होता है टीआर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। टीआर स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनता है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है कि बेसिकली वो कैप्चर करता है कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है ना, आपने जो चेंजेस किए वो क्या है एग्जैक्टली exactly। क्योंकि जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे तो सॉफ्टवेयर में क्या है, एवरीथिंग इज डेटा, एवरीथिंग इज डेटा, और डेटा कहाँ स्टोर होता है, टेबल में, ठीक है। तो टीआर कैप्चर करता है कि कौन से टेबल में क्या अपडेट हुआ है, किस टेबल में क्या चेंज हुआ है ना। वो होता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, वो एक नंबर होता है बड़ा सा, मैं दिखाऊंगा बाद में आपको। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एक नंबर होता है, उसके उस नंबर के पीछे क्या है, बेसिकली किस टेबल में क्या अपडेट किया आपने ना, कौन सा टेबल चेंज हुआ है, उसके अंदर क्या चेंज हुआ है, साथ ही साथ किसने चेंज किया, उसकी आईडी भी आएगी, किस डेट पे चेंज किया है वो भी आएगा, ठीक है ना। सब कुछ कैप्चर होता है पूरा, किसने कब क्या चेंज किया है, दैट इज ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। और फिर वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट डेवलपमेंट में बनता है, और फिर हम उसको क्वालिटी में लेके जाते हैं। तो क्वालिटी में कैसे लेके जाते हैं,
इस टीआर को जो कि यहाँ पे है, लेट मी जस्ट टेक अ स्मॉल स्निपेट ऑफ दिस। ठीक है। ये जो टीआर है आपके डेवलपमेंट सिस्टम में बना है, ठीक है। इस टीआर को हम मूव कराते हैं कहाँ पे, क्वालिटी सिस्टम में। तो जब ये टीआर डेवलपमेंट सिस्टम से, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको और इसको मिटा देता हूँ ये वाले पार्ट को। ठीक है। फिर जब इस टीआर को हम लोग डेवलपमेंट से क्वालिटी में मूव करते हैं, ठीक है, तो मूव कौन करेगा, बेसिस टीम। हम नहीं करते, हम बेसिस टीम को बोलते हैं, बेसिस टीम मूव द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट इन क्वालिटी। हम उसको मेल भेजते हैं, बेसिस टीम प्लीज मूव माई टीआर टू क्वालिटी। हम टीआर का नंबर देते हैं। ठीक है। चेंजेस हमने किए हैं, चेंजेस मैंने किए सिस्टम में, डेवलपमेंट सिस्टम में। बेसिस को नहीं पता है क्या चेंज किया है, बेसिस को मैं सिर्फ बोलूंगा मेरे चेंजेस को क्वालिटी में भेज दो, तो बेसिस टीम उस चेंजेस को क्वालिटी में भेज देगी। कैसे भेजेगी, ट्रांसपोर्ट को मूव कर देगी। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट इसीलिए बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो मूव हो रहा है यहाँ से वहाँ। तो ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट से निकाल के क्वालिटी में गया, मतलब आपके जो भी चेंजेस थे वो क्वालिटी में आ गए। ठीक है। क्वालिटी में आने के बाद फिर यहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग होगी, सब कुछ ठीक चला तो फिर चेंजेस हम लोग क्वालिटी से, सॉरी, डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में भेज देंगे। चेंजेस प्रोडक्शन में चले गए मतलब टीआर गया, मतलब चेंजेस प्रोडक्शन में चले गए। तो जब इशू आएगा, डिफेक्ट आएगा, तो पहले डिफेक्ट के लिए यहाँ पे चेंजेस करेंगे, फिर क्वालिटी में भेजेंगे बेसिस को बोल के, फिर हम टेस्ट करेंगे, आईटी टेस्टिंग करेंगे, फिर हम बिजनेस को बोलेंगे तुम टेस्ट करो और साइन ऑफ दो। जब बिजनेस साइन ऑफ देगा कि हाँ ठीक है इट इज वर्किंग फाइन नाउ, तो फिर हम चीज़ों को प्रोडक्शन में मूव करेंगे। ठीक है ना। जब वो बोल देगा कि हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग, तब हम चीज़ों को प्रोडक्शन में मूव करेंगे। और प्रोडक्शन में मूव करने का भी एक प्रोसेस है। पर यहाँ तक क्लियर है कि ये बॉक्सेस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटी क्या है, प्रोडक्शन क्या है, बोलो। मुझे मुझे एक डाउट आया है। यस। जैसे जो कट ओवर है बेसिकली, जैसे इन केस कोई डेटा जब हमने टेस्टिंग कर दी है, यूटीएन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी चीजें हो गई हैं, यूएटी भी हो गया, बट इन केस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इफ सम डिफेक्ट स्टिल इज देयर इन कट ओवर प्रोसेस, सो आई कैन अंडरस्टैंड लाइक ये प्रोडक्शन में ऑलरेडी है, so how it will going to impact then, because impact तो पड़ ही जाएगा ना, because वो डिफेक्ट है अभी तक, किसी ने टेस्टिंग बराबर से नहीं की है, इससे प्रीवियस जो स्टेप्स गए हैं, तो वो कैसे फिर हम, बिकॉज ये तो प्रोडक्शन में चले गए, तो उसको कैसे हम डील करेंगे, इज इट विल गोइंग टू स्टॉप दैट नहीं और नहीं, विल हाउ नॉट द स्टॉप। थिंग्स विल बी? See, how it happens is कि let's say there are some defects in sign off, ठीक है। हाँ Business हाँ has given conditional sign off, इसको बोलते हैं conditional sign off। Business ने बोला I'm giving sign off on these conditions, you'll be fixing so and so defect। तो defect को categorize करते हैं कि कौन सा defect किस severity का है। अगर कोई डिफेक्ट है जो बहुत क्रिटिकल है, जो हमें प्रोडक्शन में जाने से पहले फिक्स करना ही है, राइट, तब तो बिना उसको किए हमें साइन ऑफ मिलेगा ही नहीं। तो बिजनेस कंडीशनल साइन ऑफ देता है कि अगर आप ये फिक्स करते हो तो ही हम आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो डिफेक्ट्स में भी हम लोग देखते हैं कि किस डिफेक्ट को हमें फिक्स करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। और अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है जो उतना सीवियर नहीं है या फिर बहुत इम्पैक्ट नहीं है, छोटा सा कुछ है, ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वी मूव अहेड ना। और ओके यहाँ पे जो लोड हो रहा है दैट इज मास्टर डेटा, या फिर बैलेंसेस बोल लो, राइट। बैलेंसेस जा रहे हैं, मास्टर डेटा जा रहा है, तो इसका असर आपके उस पे नहीं है। ठीक है। मतलब हम डिफेक्ट को कैटेगराइज कर रहे हैं, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल है तो फिक्स करना ही पड़ेगा बिफोर योर कट ओवर स्टार्ट्स। अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, लेट इट बी देयर, हम उसको डालेंगे डेटा को एंड विल कीप वर्किंग ऑन दैट। हम कोशिश करेंगे कि हाँ बिफोर गो लाइव हमारा फिक्स हो जाए। बट हाँ, बिफोर गो लाइव हम फिक्स कर ही लेते हैं उसको, जो भी इश्यूज रहता है। इश्यूज के साथ गो लाइव नहीं होता है। अगर इश्यूज राइट हैं तो उसको रिजॉल्व करेंगे। इश्यूज के साथ गो लाइव तभी होगा जब आपके इश्यूज बिजनेस एग्री करे कि दीज आर वेरी लिटिल इश्यूज, कि उसमें कुछ खास नहीं है, बेसिकली नॉट इम्पैक्टिंग एनी बिग बिजनेस प्रोसेस, तो ही वो आगे बढ़ेगा यस ना। जैसे मास्टर डेटा के ये सारे डेटास जो हैं, ये मास्टर डेटा के आपके सारे जा रहे हैं, तो इन केस जैसे किसी कस्टमर का कुछ वैट नंबर या कुछ ऐसे रह गया है, तो उसे तो हम बाद में भी कर सकते हैं, इट्स वेरी करेक्ट करेक्ट। सिंपल। बट इन द केस कोई कस्टमर ही रह गया है इन केस, तो ऑब्वियसली वो क्या हमें
आफ्टर दिस कट ओवर प्रोसेस क्या हम उसको फिर कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली यस, कट ओवर के That टाइम also पे like यस यस यस, इवन आफ्टर गो लाइव सपोज करो कट ओवर इज कंप्लीटेड एंड देयर आर सम मिसिंग कस्टमर्स, मिसिंग वेंडर्स, राइट, जो नहीं आ पाए, ऑब्वियसली आफ्टर गो लाइव यू विल पुट देम, आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो आफ्टर गो लाइव। ये तो था कि एग्जिस्टिंग को मूव करो, पर हो सकता है वहां जी कुछ मिसिंग हो, जो होता ही है, मिसिंग कुछ ना कुछ होता ही है हमारा, फिर आफ्टर गो लाइव हम उन कस्टमर्स और वेंडर्स को क्रिएट कर देते हैं ना, कुछ अगर ओके मिस है तो विल डू दैट। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है ना कि डेटा माइग्रेशन ऐसा वन सिंगल शॉट पे नहीं होता है। डेटा माइग्रेशन करने के लिए हम उसका रिहर्सल करते हैं पहले। तो डेटा टीम होती है, एक सेपरेट डेटा टीम होती है, जैसे यहाँ पे मैंने ये सारी टीमें लिखी हैं, लेट्स ऐड हियर डेटा टीम आल्सो, डेटा टीम। नाउ डेटा टीम विल हैव सम पीपल और उनका मेन काम है डेटा को प्रिपेयर करना और डेटा को टाइमली माइग्रेट करना। तो डेटा टीम क्या करेगी, डेटा टीम हर टीम से डेटा प्रिपेयर करेगी, बिजनेस के साथ टच में रहेगी और डेटा प्रिपरेशन करेगी कि हमारा जीएल में क्या डेटा है, एपी में क्या है, वेंडर कौन है, कस्टमर कौन है, एसेट कितने हैं, नेटबुक वैल्यू कितनी है, राइट। सब वो एक्सेल शीट पे प्रिपेयर करते हैं और बिजनेस से साइन ऑफ लेते हैं कि दिस इज योर करेक्ट फिगर। और उसको वो लोग क्वालिटी सिस्टम में ही टेस्टिंग भी करते हैं। तो क्वालिटी में कई बार हमारा डेटा लोड होता है, करीब करीब 2 बार, और थर्ड टाइम जाके हमारा प्रोडक्शन में लोड होता है। तो प्रोडक्शन में करने से पहले 2 बार डेटा लोड क्वालिटी में किया गया है, और जब भी डेटा लोड होगा तो उसका फिर वैलिडेशन होता है, राइट। तो फिर वो बिजनेस उसको वैलिडेट करता है कि सिस्टम से रिपोर्ट निकाल के देखता है कि एवरीथिंग मैचिंग और नॉट मैचिंग। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका कटओवर के टाइम पे भी कुछ डेटा मिसिंग हो, कम चांस और होते ही हैं, बट कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपने 2 बार रिहर्सल कर लिया है, राइट, विद एग्जैक्ट डेटा जो प्रोडक्शन में लोड करेंगे। और फिर जब वो अप्रूवल हो चुका है, 2 बार बिजनेस ने अप्रूव किया है, तो ही हम उसको जाके प्रोडक्शन में लोड करते हैं फिर। तो इट इज लाइक पहले 2 बार कर चुके हो, फिर थर्ड टाइम कर रहे हो, तो जो भी इश्यूज है वो फिक्स हो चुके रहते हैं, वैलिडेशन हो चुका रहता है। बट स्टिल अगर कुछ मिसिंग है, राइट, होता ही है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, तो हम लोग वो गो लाइव के बाद भी फिक्स कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं, वेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई इनवॉइस छूट गया है उसको लोड कर दो ना। ओके और ये साइन ऑफ बेसिकली आपका मास्टर डेटा वैलिडेशन के लिए है और अनदर आल्सो विल बी देयर राइट इफ आई एम विच नॉट साइन ऑफ रॉन्ग यूर सेइंग, दिस बिजनेस साइन ऑफ? for the नहीं sign कटो, off yeah the after cut over like again you will get the अच्छा गो sign लाइव off दिस थिंग, if I'm not दिस इज yeah फॉर वैलिडेशन ऑफ योर रिपोर्ट्स। क्योंकि कट ओवर किया मतलब आपने सारा डेटा एसएपी पे लेके आ गए, राइट, नाउ एवरीथिंग इज ऑन like एसएपी। नाउ यू नीड टू पुल डेटा फ्रॉम एसएपी एंड मैच इट विथ योर लेगेसी सिस्टम। जो पुराना सॉफ्टवेयर है उससे रिपोर्ट निकालो और एसएपी से रिपोर्ट निकालो, दोनों मैच करनी चाहिए। तो वहां पे बिजनेस वही करता है, बैलेंस शीट निकालता है एसएपी से, बैलेंस शीट निकालता है पुराने सॉफ्टवेयर से, और वो मैच करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है एसएपी से, प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है वहां से, मैच करनी चाहिए। कस्टमर की रिपोर्ट एसएपी से निकालेगा, कस्टमर की रिपोर्ट वहां से निकालेगा, मैच करनी चाहिए। वेंडर की रिपोर्ट यहाँ से, वेंडर की रिपोर्ट वहां से, मैच करनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन का अमाउंट और सारे अमाउंट वो मैच करेगा बिटवीन एसएपी एंड पुराने सिस्टम में ना। जब वो सब मैच करेगा तो वो साइन ऑफ देगा। तो इट इज नॉट जस्ट मास्टर डेटा, इट इज योर ट्रांजेक्शनल ऑल्सो, क्योंकि सब डेटा लोड हो रहा है ना, जो ओपन आइटम में लोड कर रहे हो आप। right got it yeah thanks ओके सर आई हाँ वन मोर क्वेश्चन, सपोज कुछ यस गो लाइव में इशू कुछ हुआ, डिफेक्ट तो रेज करेंगे, उसके बाद में जाके डेवलपमेंट सिस्टम में उसको फिक्स करेंगे, फिर टीआर मूव करेंगे, क्वालिटी में टेस्ट करके फिर डेवलपमेंट से फिर प्रोडक्शन को मूव करेंगे। अगर करेक्ट। हम पहली बार कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में पहली बार कॉन्फ़िगरेशन, तभी तो टीआर आएगा ना हर सेटिंग के हाँ लिए, टीआर एक आएगा, टीआर। यस यस यस, टीआर तो आना ही है। जैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राइट, हाँ जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हम डेवलपमेंट में टीआर बना रहे हैं, हम जो भी हाँ, चेंजेस कर रहे हैं डेवलपमेंट में कर रहे हैं, टीआर बनेगा। और फिर उसके जब हमें आगे हाँ बढ़ना है, क्वालिटी में जाना है, तो टीआर को मूव कराना पड़ता है। हाँ क्वालिटी यस टीम यस टीआर सॉरी बेसिस टीम क्वालिटी में मूव कराती है, और फिर वहां पे हम टेस्टिंग करते हैं और बिजनेस को बोलते हैं, और फिर सब हो जाता है, जब साइन ऑफ मिल जाता है तो हम फिर प्रोडक्शन में भेजते हैं, मतलब टीआर मूव करते हैं। तो टीआर के हाँ थ्रू ही चेंजेस होते हैं, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन में हो, चाहे सपोर्ट में हो, चाहे हाइपर केयर में, कहीं भी हाँ टीआर के हाँ थ्रू ही जाएगा। ओके।